हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता की तरफ। तो जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मॉडर्नाइजेशन, तो दिमाग में आज 21st सेंचुरी आ रही होगी आपके। ठीक है, अब देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है। इस पूरे वीडियो में हम मॉडर्नाइजेशन जो है उसको 19th सेंचुरी या आप कह दो कि 17th, 18th, 19th सेंचुरी के टर्म्स में समझेंगे। पूरा 17th, 18th, 19th सेंचुरी से लेंगे कि कौन कौन से ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की वजह से सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस हुए हों। ऐसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस जिन्होंने पूरी तरीके से दुनिया को बदल दिया। ठीक है, इसीलिए जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ही नाम है पूरा टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकता की तरफ। अब आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो पूरी तरीके से किस पे है, ये इंट्रोडक्शन पे है। आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इसमें। पूरा जो चैप्टर है इसका ओवरव्यू है, जिसमें मैं आपसे आगे के 3 जो चैप्टर्स हैं, या मैं कह दूं जो ये सेक्शन है हमारा टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, इस सेक्शन में आगे के जो 3 चैप्टर्स हैं आपके, इन 3 चैप्टर्स का ओवरव्यू में आपको दे दूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। क्लियर है? अच्छा, अब जब मॉडर्नाइजेशन शब्द का मैंने आपसे आपके लिए इस्तेमाल किया, तो मॉडर्नाइजेशन शब्द आते ही दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है। हम देखते हैं कि आज 21st सेंचुरी में जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसेंट एम्यूनिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वही चीज़ आपको लगती है कि मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि आप जिस ज़माने में हैं उसी ज़माने से आप मॉडर्नाइजेशन का मतलब निकालेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आधुनिकता का साफ साफ मतलब है भाई जिस समय हम हैं और जो हमें हमारे चारों तरफ डेवलपमेंट दिख रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिख रहा है, वही हमारे लिए क्या है, वही हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की जो डेफिनेशन है, आधुनिकता की जो परिभाषा है, उसको आप जब समझोगे तो आज के कंटेक्स्ट में डेफिनेटली ये मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। लेकिन आज से 200-300 साल पहले मॉडर्नाइजेशन उस जमाने के लोगों के हिसाब से रहा होगा ना। अगर स्टीम इंजन बना था, ठीक है, तो उस जमाने में स्टीम इंजन एक एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी। आज के डेट में आपके पास उससे भी कहीं ज़्यादा रिसेंट टेक्नोलॉजी है। अगर प्रिंटिंग प्रेस बना था, तो प्रिंटिंग प्रेस जब बना तो उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, और अभी प्रिंटिंग में कितने एडवांसमेंट हो गए। इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझना होगा कि कैसे कैसे जीवन जो है, जो लाइफ पैटर्न है, वो लोगों का चेंज हुआ, और एक मॉडर्नाइजेशन से दूसरे मॉडर्नाइजेशन, दूसरे मॉडर्नाइजेशन से तीसरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग बढ़ते चले गए। यानी सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स किस तरीके से आगे जाके सोसाइटी को, ठीक है, आगे जाके पॉलिटिकल सिस्टम को, आगे जाके इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को चेंज करने वाले हैं। इसीलिए ये पूरा जो चैप्टर है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ये आपको एक इनसाइट देगा, आपको एक विजन देगा कि दुनिया कैसे बदली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में जाने के पहले थोड़ा सा पीछे का रिलेट कर लेना बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस दौर से किस दौर में जा रहे हैं। तो देखो, आपने प्रीवियस चैप्टर में 3 चीजें बेसिकली पढ़ी अभी तक। ठीक है, एक तो फ्यूडलिज्म पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जो यूरोप है, ये यूरोप जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, एक आपका फर्स्ट ऑर्डर था, सेकेंड ऑर्डर था और थर्ड ऑर्डर था। ठीक है, क्लर्जी, पोप, बिशप, ठीक है, नोबल्स और लॉर्ड्स, नोबल्स और लॉर्ड्स, नोबल्स, और तीसरा जो था ये कॉमन लोगों का ग्रुप था। सामंतवादी व्यवस्था या फ्यूडलिज्म की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझा। इसी नोबल या आप कह दो जो फ्यूडल वाला सिस्टम है, इसी फ्यूडलिज्म के सिस्टम से हमारा क्या हुआ, रेनेसांस कनेक्ट हुआ। जब फ्यूडलिज्म अपने पीक पे गया और
शुरुआत में यूरोप में जो कंडीशंस थी वो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस थी, जो भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस थी। अब वो सारा डिटेल में इस चैप्टर में तो नहीं होगा, आपको बस रिकॉल करना है ताकि आप समझो कि परिवर्तन हो कैसे रहे हैं। रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही हो, चाहे वो सोशल डिसइंटीग्रेशन रहा हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हों, क्लाइमेटिक चैलेंजेस रहे हों, इन्होंने फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फ्यूडलिज्म ने सोसाइटी की ग्रोथ को रोक दिया। फ्यूडलिज्म ने सोसाइटी की ग्रोथ को रोक दिया। यूरोप का ज्यादातर जो हिस्सा था वो पुराने पैटर्न पर चल रहा था और वो पुराना पैटर्न सोसाइटी के इस ग्रोथ को एक तरीके से हैम्पर करके रखे हुए था। लेकिन इसी दौरान यूरोप में थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हुई और इन कंडीशंस की वजह से यूरोप में क्या हुआ, ट्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। ट्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा जब, तो इसी ट्रेड की बदौलत लोगों के कॉन्टैक्ट्स बढ़े, उन जगहों की तरफ वेस्टर्न यूरोप के लोग गए जिन जगहों से उनका पुराना नाता था, ठीक है। रोम और ग्रीक्स की याद आई इन्हें और यहीं से रेनेसांस शुरू हुआ, पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को आप कह सकते हैं। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन ही क्यों, इसमें सोशल चेंजेस तो थे ही, सोशल चेंजेस के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस के अलावा इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस के अलावा साइंटिफिक चेंजेस, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, ठीक है। लिटरेचर के फील्ड में चेंजेस, लगभग हर एक जो क्षेत्र था वो इसको टच करता रहा, या रेनेसांस जो है, पुनर्जागरण जो है, इसको टच करता रहा। इन सारे फील्ड्स में जो चेंजेस हैं, बड़े लेवल पर जो परिवर्तन है, इन बड़े लेवल के परिवर्तनों ने क्या किया, लोगों को और ट्रेड करने के लिए मोटिवेट किया, ठीक है। सोसाइटी में अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ, नया सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ये नया सोशल स्ट्रक्चर जो था वो मिडिल क्लास का था, ठीक है। इस मिडिल क्लास ने राजाओं को भी सपोर्ट किया। पॉलिटिकल सिस्टम फ्यूडल की बजाय अब क्या हुआ, सेंट्रलाइज होना शुरू हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रलाइज होना शुरू हो गया। इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे अब और बूस्ट हो रही थी, क्लियर है। जब बूस्ट हो रही थी तो उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, उस प्रोडक्टिविटी ने दोनों फील्ड, साइंस और लिटरेचर की ग्रोथ में हेल्प किया। प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट और किताबों का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना, ये सारा कुछ शुरू हुआ। और विज्ञान में भी बहुत सारी प्रगति हुई। ये आपने देखा, कोपरनिकस है, केपलर हैं, न्यूटन है ना, गैलीलियो है, न्यूटन है, इन सब लोगों ने साइंस में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। चलो, और इसी के साथ में फिर क्या हुआ, जब ये इतने बड़े लेवल पर प्रोग्रेस हो गई, इसी दौरान यूरोप में फिर से कुछ चेंजेस हुए। ये चेंजेस ऐसे थे जिन्होंने इस व्यवस्था को एक बार फिर से चैलेंज किया। कौन सा, यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आई। ये इकोनॉमिक क्राइसिस की जो सिचुएशन आई, ये बेसिकली इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खेती का जो पैटर्न था, एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था, वो वापस से डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे थे उनकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही थी, क्लियर है। अच्छा, इसी दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगी, क्यों, क्योंकि कई जगहों पर जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसके माइंस भी खत्म हो रहे थे। साथ ही इस ज़माने में यूरोप में कुछ डिजीजेस जो है ना, वो स्प्रेड होनी शुरू हो गई। जैसे ब्लैक डेथ का नाम सुना है आपने, तो ब्लैक डेथ जब फैलेगी, प्लेग, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अब यूरोपियंस को जो है वो ट्रेड को रिवाइव करना था आपने, और फिर आपने क्या पढ़ा, जब यूरोपियंस ट्रेड को रिवाइव करने के लिए दूसरे देशों की यात्राओं में निकलेंगे, दूसरे देश की यात्रा करने के लिए निकलेंगे, तो उनका दूसरे देश के ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ जिनसे उनकी मुलाकात पहले नहीं हुई थी, ठीक है। ये कौन लोग थे, ये लोग थे अमेरिकन्स। तो यूरोप का अमेरिकन लोगों के साथ में एनकाउंटर हुआ, और जब यूरोप का अमेरिकन लोगों के साथ में एनकाउंटर हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से जो नेटिव ट्राइब्स थी अमेरिका की, एज़टेक्स के बारे में पढ़ा आपने, मायंस के बारे में पढ़ा आपने, इंकास के बारे में पढ़ा आपने, अरावाक्स के बारे में पढ़ा आपने, इनको यूरोपियंस लोगों ने धीरे धीरे जीत लिया और इन्हें अपनी कॉलोनीज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और पूरा अमेरिका कॉलोनाइज हो गया। अमेरिका से फिर एशिया की तरफ भी ये ट्रेड बढ़ा, क्योंकि अब क्या हो रहा था, ये जो ट्रेड, यहाँ से जो ट्रेड सरप्लस हो रहा था,
इससे जो ट्रेड में सरप्लस, ट्रेड सरप्लस का मतलब है अब यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे और आगे भी बढ़ रही थी, तो इनका जो ट्रेड सरप्लस था उससे और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज बनी, नई नई स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज ने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए, जैसे एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ भी आएंगे अब बहुत सारे ब्रिटिश, ठीक है। इससे जो वेल्थ जनरेट हो रही है और साथ साथ अपनी कॉलोनीज से जो ये रिसोर्स मटेरियल, जो रॉ मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं, उससे यूरोप में बड़े लेवल पर आर्थिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए। इनमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो था वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी आप कह दें औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो वो हम आगे जाके कुल मिला के आपका जो जब इसी सेक्शन में जो आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा, वो फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो इसी के ऊपर होगा, तो उसको हम वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जिस पे मैं मतलब जिस पूरे थीम पे मैं चल रहा हूं उस थीम का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेट कर दूं मैं आपको उस चीज से। चलो, तो इसके बाद दो ऐसे डेवलपमेंट हैं जिन्होंने विश्व के इतिहास को बहुत, आप कह दें कि हद तक ऐसा इंपैक्ट किया, बहुत हद तक ऐसा इंपैक्ट किया, जिसकी वजह से ये जो हमारा चैप्टर है इसकी थीम बन रही है या इसका जो बेसिस है वो बन रहा है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम लिया या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम लिया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे बेसिस क्या है, और भी बहुत सारे रीजन हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ बहुत बहुत बेसिक रीजंस थे जिनको अभी आपने डिस्कस करा। जबकि यूरोपियन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या यूरोप की खुद की रिक्वायरमेंट, ये भी तमाम रीजन है जिनको आप उस चैप्टर में पढ़ोगे। तो फिलहाल अभी चूंकि इस पूरे सेक्शन का ओवरव्यू है, आगे के 3 चैप्टर्स का ओवरव्यू है, तो मैंने आपको कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो दुनिया में या विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हैं या मैं कहूं कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमें आधुनिकता की तरफ लेके आए, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेके हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेके हो, और चाहे वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को लेके हो, ठीक है। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से मतलब यहां पर है कि जो कॉमन लोग हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, ये राजतंत्र में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करेगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ साथ में पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा, पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सहभागिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा को जवाबदेह बनाना जनता के लिए, ठीक है, और राज्य के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है जो यूरोप में ऑलरेडी इमर्ज हो चुका था, ये बहुत कन्फाइंड था, बहुत लिमिटेड था, लेकिन अब सिटीजनशिप के कंसेप्ट को बहुत आगे तक लेके जाना और सिटीजनशिप को राइट्स में कन्वर्ट करना, यानी कि सिटीजन है तो कुछ अधिकार भी होने चाहिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ा परिवर्तन बन के निकलेगा यहां पर, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधनों में ऐसी क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे ही क्रांतिकारी जो है वो तकनीकें आ रही हैं, जिन तकनीकों की वजह से प्रोडक्शन जो है वो मैनीफोल्ड हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा, ठीक है। छोटा प्रोडक्शन जो सीमित जगहों से होता है, घर में ही होता है, वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा, या आप कह दो कि घर में जो कमर्शियल यूनिट्स काम कर रही थी, ये कमर्शियल यूनिट्स घर से निकलकर इंडस्ट्रीज का रूप ले लेंगी, है ना, और बल्क लेवल में प्रोडक्शन हो जाएगा। इसीलिए उसे हमने क्या कहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात करो तो आगे जाके जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन की मैं बात कर दूं, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चेंज है, आपको भी पता है। उसी के साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से होता हुआ अमेरिका को आज़ाद कराएगा ब्रिटिश क्लचेस से, ठीक है। अमेरिका भी एक कॉलोनी बन गया, आपको भी बहुत अच्छे से पता था, ठीक है। वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसने दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कंसेप्ट दिए, और आज मॉडर्न टाइम पर जो भी आप मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, बंधुत्व के बारे में बात करते हैं, वो आया यही फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्लियर है? तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन सेट हो रहा है, ये कोर्स ऑफ एक्शन आपको किधर लेके जा रहा है? एक तो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ और दूसरा सोशल पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ।
तो जब मैं कह रहा हूं टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, इट डजंट मीन कि आप सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप सोशल और पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी की बात भी कर रहे हैं, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। नए मूल्य, नई वैल्यूज, नए कंसेप्ट्स जो है वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे यहां पे। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक्स जो है वो आउटलाइन कर दी आपकी। अब आप जैसे ही टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन के फर्स्ट चैप्टर पे पहुंचोगे, जो कि आपके 11th क्लास की हिस्ट्री का 9th चैप्टर है कुल मिला के, ठीक है, तो थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, और वो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, वो कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ, और कैसे हुआ ध्यान रखना है। क्या ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या ये औद्योगिक क्रांति भारत में नहीं हो सकती थी? क्या ये औद्योगिक क्रांति चाइना में नहीं हो सकती थी? शायद जब ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं तो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, और आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे भाई, भारत की बात कैसे कर सकते हैं हम, भारत में कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का तो कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना ही नहीं, तो भारत का ट्रेड जो है इतना भी कमजोर नहीं था, है ना। बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी जो है यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी। अगर ऐसी ही कंडीशन शायद भारत में भी बनी रहती अगले कुछ और शताब्दियों तक, तो वहां पर डेवलपमेंट जो होता वो और अलग लेवल पर हो सकता था। मुगल्स के भी ज़माने में जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इतनी भी कम नहीं है। ठीक है, तो हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपन इन ब्रिटेन, हम सारी चीज देखेंगे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, दुनिया के बाकी जगहों पर ब्रिटेन के अलावा दुनिया के बाकी जगहों पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले क्यों नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में होने के बाद बाकी जगहों पर स्प्रेड हुआ, वो ठीक है, लेकिन लीड ब्रिटेन ने ही क्यों ली, बाकी जगहों ने क्यों नहीं ली, और बाकी देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो क्यों नहीं हुआ। क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के जो आइडिया हैं, इनको बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या किया, क्वेश्चन करना शुरू किया कि ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो मॉडल है वो ब्रिटेन से दुनिया भर में गया। ठीक है, यानी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली सबसे पहले हो गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से होने के बाद ये मॉडल जो है वो दूसरे देशों में पहुंचा। ठीक है, अदर कंट्रीज में पहुंचा। तो ये जो कंसेप्ट यहां पे बात करेंगे हम, इस कंसेप्ट में हम देखेंगे कि देखो ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल कहना कि ब्रिटेन के मॉडल को कॉपी किया, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में हुआ और उसके बाद यूरोप, और यूरोप से बाकी तमाम एशिया के देशों की तरफ वो पहुंचा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जरूर हुई कि ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहले देखो आपके कॉटन और स्पिनिंग इंडस्ट्रीज जो है उनमें ग्रोथ हो रही है, कोल और आयरन के जो वे ऑफ यूज़ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के इंडस्ट्रीज जो है वो सेट हुई, और इंडस्ट्रीज सेट होने के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, ये ब्रिटेन में। लेकिन आप दुनिया के बाकी देशों की तरफ भी देखोगे, जैसे अगर हम उदाहरण ले लें रशिया का, ठीक है, तो रशिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो आप देख रहे हो कि पहले वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और रेलवेज वगैरह जो है इस पर पहले उन्होंने काम किया, और इसके बाद फिर फैक्ट्रीज वगैरह जो है वहां पर आना शुरू होंगी। तो ये क्वेश्चन करना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, वो सिर्फ ब्रिटिश आइडिया था और ब्रिटेन का ही मॉडल जो है वो आगे जाके सभी जगह पर इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं, हर जगह पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रही थी, औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी, वो अपने अपने हिसाब से हो रही थी। हाँ, प्रेरक या जो कैटलाइजर है भले वो ब्रिटेन रहा हो या वहां से शुरुआत हुई हो, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर जैसे जैसे क्रांति बढ़ेगी वहां पर अपने अपने लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्शन की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ेंगी, ध्यान रखिएगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको लेके जाएंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कैसे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर स्प्रेड कैसे हुआ, अलग अलग जगहों पर, यूरोप से लेके एशिया तक की बात की जाएगी। ठीक है, आगे जाके देखोगे कि इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जहां एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे,
आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं हमारे साथ कुछ समस्याएं भी जनरेट हो रही थी। समस्याएं क्या थी? ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ब्रिटेन। ब्रिटेन जहां एक तरफ आधुनिक होने का दावा करने लगा या आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा, वहीं उसके साथ साथ उसके समाज में कुछ चुनौतियां आई। चुनौतियां क्या थी? उसको जो मानवीय और जो मटेरियलिस्टिक कॉस्ट, कीमत चुकानी पड़ी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। बड़े लेवल पर विलेजेस से, टाउन से हमारे जो लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेबर्स हैं, इनका माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अर्बन एरिया की तरफ आएंगे ये लोग, जहां पर ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी गई थी और बड़े लेवल पर फैक्ट्रीज के आसपास स्लम एरियाज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, क्राउड बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस क्राउड के बढ़ने की वजह से स्लम्स और बढ़ने शुरू हो गए, डिजीजेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी क्योंकि इनके रहने और काम करने की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा बेकार होती थी। एक्सट्रीम काम करने की कंडीशंस होती थी जिनसे आप लेबर लॉ और इन सब की तो बात ही छोड़ दो, है ना, लेबर वेलफेयर की बात छोड़ दो, है ना। काम करने के घंटे ऐसे हैं जिनको जब आप सुनोगे, हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, काम करने के जो घंटे होते थे वो इतने एक्सट्रीम होते थे कि आपको मतलब दया आ जाएगी देख के। महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी को कामों में लगाया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और उस उत्पादन का फायदा पूंजीपति वर्ग जो है वो कमा सके, ठीक है। तो समाज में असमानता, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और इस इनइक्वालिटी से गरीब और अमीर के बीच का अंतर भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। रिच और पुअर, ठीक है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, या कहूँ मैं रिच, हाई क्लास और लो क्लास, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और फिर मजबूर होकर ब्रिटेन के राजा को या ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे सुधारों को लागू करना पड़ेगा और इन्हीं सुधारों से जब ब्रिटेन गुजरेगा, आज ब्रिटेन या यूरोप की बात करें हम, जो सबसे ज़्यादा मानवीय अधिकारों की बातें कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा समानता की बातें करें, एक स्वच्छंद समाज की बातें करें, एक समय था यही जब उनके कड़वे अनुभव हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्हीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, सबसे ज़्यादा अपने फैक्ट्रीज़ में इन्हीं लोगों का खून और पसीना बहाया। तो ये थीम 9 जो होगी आपकी, वो पूरी तरीके से आपको इसी चीज़ से अवगत कराएगी। यानी चैप्टर 9 में पूरी तरीके से मैं यही चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। एक एक चीज़ डिस्कस होने वाली है, कैसे जेम्स वॉट का इंजन जो है वो आपको आपके रेलवेज और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको थ्रस्ट देने वाला है, कैसे वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप होने वाली, कैसे वहाँ पर आयरन इंडस्ट्री और कोल इंडस्ट्री डेवलप होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सोशल चेंजेस जो हो रहे हैं, माइग्रेशन जो हो रहा है लोगों का, और उनकी जो डिप्लोरेबल कंडीशन है, दयनीय कंपैशनेट कंडीशन है, वो कंडीशन कैसे बनी और किस तरीके से उनको सुधारा गया, ये सारा कुछ हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 में जब हम बढ़ेंगे तो चैप्टर 10 किसके बारे में बात करेगा कि जो वेस्टर्न कैपिटलाइजेशन है या कैपिटलिज्म है, ठीक है, यहाँ पर आप कैपिटलिज्म भी कह सकते हो, इसको कैपिटलाइजेशन कह दो या कैपिटलिज्म कह दो, बात एक ही है। तो वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म है, ये वेस्टर्न कैपिटलिज्म आगे जाके कैसे मर्केंटलिज्म और इसके बाद इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आगे जाके यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो वस्तुएं हैं, हमारी जो कमोडिटीज हैं, जो गुड्स हैं, गुड्स और कमोडिटीज हैं, इनका कमर्शलाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट एक्टिविटीज चलें, प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट एक्टिविटीज चलें, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए, ठीक है, गेन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए जिनकी डिमांड ज़्यादा है। क्लियर है? कैपिटलिज्म का मतलब तो यही था कुल मिला के, है ना। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पर किनका हक होना चाहिए? पूंजीपतियों का हक होना चाहिए। उत्पादन भी उन्हीं चीज़ों का होना चाहिए जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पूंजी के चारों ओर सब कुछ घूमने लगा और नया नया व्यापारी वर्ग जो है ना, हमारी जो ट्रेडिंग क्लास है, ये और आगे बढ़ने लगी। और अब हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम कह दो आप, पॉलिटिकल सिस्टम के एक्सपांशन का भी एक तरीका क्या हो गया? ट्रेड हो गया, कॉलोनी बनाना, कॉलोनी बनाने के बाद वहां पर
के जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करना, उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना, प्रोसेस करना, फिर उसी कॉलोनी को रॉ मटेरियल के सप्लायर के साथ साथ मार्केट बनाना, बाजार बनाना जहां पर फिनिश्ड गुड्स को डंप किया जा सके। ये वाली प्रक्रिया जो है वो चली और यहां से बाकी जगहों पर भी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बढ़ा। ये इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिस्टम अब जब बढ़ रहा था तो कहां पर बढ़ रहा था? एशिया की तरफ बढ़ेगा। आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में एशिया के कुछ देश हैं जैसे जापान वगैरह, यहां पर यही पूंजीवाद शुरू होगा। और जापान का ये जो कैपिटलिज्म है, ये पूंजीवाद है, इसमें जापान आप देखोगे कि किस तरीके से परिवर्तन लेके आ रहा है। ठीक है, अपने यहां नए नए इंडस्ट्रीज को, नए नए जो कमर्शियल वेंचर्स हैं, इनको जापानीज जो मोनार्क थे उन्होंने सैंक्शन करा और वो परिवर्तनों को पहले भाप गए कि ये परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद अगर थोड़ी देर के लिए बात करें कि यही परिवर्तन अगर आपके भारत जैसे देशों में हो जाते, भारत में ही हो जाते, वहाँ का राजतंत्र इस दूरगामी इसके परिणाम को समझ लेता, इसका जो डिस्टेंट लॉन्ग टर्म विजन जो है इसके पीछे का देखता और इन चीज़ों को सैंक्शन करता, तो शायद थोड़ी बहुत और परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती थी या बदल सकती थी, मतलब इसके विपरीत हो सकती थी जो आज है। क्लियर है? जापान ने उसी कैपिटलिज्म को फॉलो करते हुए ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, बल्कि इसने क्या किया, आगे जाके कुछ कॉलोनीज वगैरह भी एस्टैब्लिश करी। जापान ही नहीं, जापान के साथ साथ हमारा जो यूरोप है, ये पश्चिम देश जो है, इसने कई देशों में अपने कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और विशेषतः तीसरा जो विश्व है, थर्ड वर्ल्ड, अमेरिका की बात कर लें और इंडिया की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पर जैसी कॉलोनीज स्थापित होती जाएंगी तो कॉलोनीज में आपको पता है क्या हुआ, किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ। अमेरिका की कहानी आपने पूरी पढ़ी है पिछले चैप्टर में, है ना, और उससे आपको अंदाज़ा लग गया कि ऐसा ही बर्ताव बाकी देशों के साथ भी हुआ। इस तरह से वो लोग उपनिवेश या कॉलोनी बनते गए। लेकिन जिन जगहों पर कॉलोनीज बन रही थी उन्होंने रिटेलिएशन भी किया। उन्होंने जो इसका आप कह दें कि एक तरीके से क्या कहेंगे उसको, रिटेलिएशन एक वर्ड मुझे बहुत प्रॉपर वर्ड लग रहा है कि रिटेलिएशन किया। ठीक है, विरोध किया कह सकते हो, हिंदी अगर बोलना चाहें तो विरोध किया। ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ने क्या किया, चैलेंज किया। और किस तरीके से विरोध किया, कैसे रिटेलिएशन किया, राष्ट्रीयता की भावना के द्वारा रिटेलिएशन किया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि समस्याएं क्या है और अगर इन फॉरेन पावर्स को हमें हटाना है तो हमें क्या करना होगा, अपने राष्ट्र को और थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा, अपनी पावर को थोड़ा सा और रीगेन करना होगा और इनके अगेंस्ट विद्रोह करना होगा। अलग अलग देशों में आप देखोगे कि अलग अलग तरीके के नेशनल मूवमेंट्स चलेंगे। भारत की कहानी आपको पता ही है। ठीक है, सो नेशनल मूवमेंट्स बिलीव दैट पॉलिटिकल पावर शुड रेस्ट विद द पीपल। ठीक है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो बढ़ेगा, इस नेशनलिज्म के कंसेप्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ दूसरी अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ा के लेके जा रही, इंडिपेंडेंस के, फ्रीडम के कंसेप्ट को आगे बढ़ा के लेके जा रही। तो जब ये कंसेप्ट दुनिया भर में स्प्रेड हुए अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो वहां से क्या हुआ, लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना जो है वो और जोर पकड़ने लग गई। नेशनलिज्म का मतलब होता था कि एक ऐसी संकल्पना, एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें व्यक्ति विशेष को तरजीह दी जाए, जिसमें व्यक्ति विशेष जो हो वो राज्य के भविष्य निर्माता, फ्यूचर मेकर की तरह हो। ठीक है ना, सिटीजन रेस्ट विद द पावर शुड रेस्ट विद द पीपल, यानी शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास में होनी चाहिए, लोगों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के तौर पर उभर कर आएगा। देखिए, सिविक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म में भी क्या हमने बात करी कि नेशनलिज्म जो होगा वो कैसा स्प्रेड होगा, वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा और सिटीजन्स इसमें, पीपल्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाएंगे। तो वहीं से निकल के आ रहा है सिविक नेशनलिज्म, मींस नेशनलिज्म रिलेटेड विद द सिटीजनशिप, नेशनलिज्म रिलेटेड विद द सिटीजनशिप। ओके, सो अब ये है क्या, नेशनलिज्म रिलेटेड विद द सिटीजनशिप, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनलिज्म ये माना गया
कि जिस भी पर्टिकुलर टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए दिस इज अ पर्टिकुलर टेरिटरी ए, इस टेरिटरी ए में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, दे बिलोंग्स टू दिस नेशन, दे बिलोंग्स टू दिस नेशन, ये लोग इसी क्षेत्र विशेष को बिलोंग करते हैं। इनकी पहचान, इनकी आइडेंटिटी जो है पर्सनल लेवल पर कुछ भी हो, व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी हो, ओके, दे विल बी आइडेंटिफाइड टू देयर टेरिटरी और ऑन द नेम ऑफ देयर टेरिटरी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी। क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले जो सिटीजन्स हो सकते हैं, दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, जैसे भारत देश की बात कर लें, अलग अलग एथनिक ओरिजिन के हो सकते हैं, ठीक है, इनकी जो मूल उत्पत्ति है वो अलग अलग जगह से हो सकती है, ये अलग अलग धर्म फॉलो करने वाले हो सकते हैं, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, लेकिन उन सब के, इन सारी आइडेंटिटीज़ के बावजूद भी इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होगी, पर्सनल आइडेंटिटी, वो होगी दे बिलोंग्स टू सेम नेशन। तो ये सिविक नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट होगा, ठीक है, ये सभी लोगों में या सभी जगहों पर धीरे धीरे फ्लॉरिश होता जाएगा। कुछ ऐसे भी देश होंगे जो शुरुआत में एथनिसिटी के हिसाब से भी काम करेंगे, जैसे आप देखोगे दुनिया में हुए भी हैं बहुत सारे ऐसे देश, और इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम भी उठानी पड़ी। जैसे मान लो बात करूं, मैं जर्मनी की बात कर लूं, ठीक है, तो जर्मनी में जो आर्यंस का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, कि भाई हिटलर ने जो है वो आर्यंस को कहा कि सुपीरियर रेस हैं, यही लोग जो है रहने चाहिए, बाकी कोई रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग एथनिक की भी बात करेंगे आगे जाके, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ठीक है, उन्हें उनके डिवास्टेशन के तौर पर। लेकिन आगे जाकर आज अगर आप बात करोगे आधुनिक तौर पर, मॉडर्न टाइम पे, तो आधुनिक तौर पर लगभग सभी राष्ट्र जो हैं वो इसी सिविक नेशनलिज्म के कंसेप्ट पर चलते हैं, सिविक नेशनलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसमें राष्ट्रीयता और नागरिकता जो है वो साथ साथ चलती हैं, ठीक है, या कोई भी नागरिक जो होता है वो अपने आप को उसी नेशन से जोड़ता है जिस नेशन का वो रेसिडेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, थीम 11 में हम क्या पढ़ेंगे, तो थीम 11 में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में आधुनिकता का सफ़र भी आगे की तरफ बढ़ता रहा। यानी जिन जिन जगहों पर औद्योगिकीकरण बढ़ा, औद्योगिकीकरण पहुंचा, उन जगहों पर आधुनिकता भी पहुंचती चली गई। यानी मॉडर्न सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम्स हैं, वे ऑफ लाइफ है, ये वहां पर धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोसाइटीज, डिफरेंट सोसाइटीज जो हैं, उन लोगों ने इसी मॉडर्न या मॉडर्नाइजेशन को अपने अलग ही रूप में अडॉप्ट किया। आधुनिक तो हुए, लेकिन आधुनिक होने के साथ इनकी आधुनिकता की परिभाषा अलग थी। इनके आधुनिक होने का मतलब ये नहीं था कि यूरोप को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, यूरोप को ब्लाइंडली आंख बंद करके फॉलो कर लेना इनके लिए नहीं था। इन्होंने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई, इन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई, और ये चीज इनको अलग करती है, ये चीज इनको स्पेशल बनाती है। यहां पर हमें दो देशों का जिक्र मिलेगा ऐसा, ठीक है, जापान, और यहां पे जापान नहीं, चाइना होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर दो ऐसे देशों का जिक्र मिलेगा। थीम 11 में हम पढ़ेंगे कि जापान और चाइना ने किस तरीके से अपनी संस्कृति को बचा के रखते हुए और इस मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़े। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हम अपना ग्रेड 12 में जब पहुंच जाएंगे तो वो पढ़ेंगे ही, ठीक है। जापान की बात आप करोगे तो देखो ये एक ऐसा रहा इसके साथ सफ़र कि इन्होंने समय से पहले ही सारी चीज़ों को समझ लिया और मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये लोग कॉलोनाइज नहीं हुए, ब्रिटिशर्स के जो प्लानिंग है उसको समझ गए, ठीक है, और समझने की वजह से ये लोग कॉलोनाइज नहीं हुए, ठीक है। ये यूरोपियंस की कॉलोनी नहीं बन पाए, और जब ये कॉलोनी नहीं बने तो इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी और एम्पल टाइम मिल गया, पर्याप्त समय मिल गया। आप देखेंगे कि यूरोप में
जापान जो है वो मतलब यूरोप की तुलना में जापान, ऐसा कहें, यूरोप की तुलना में जापान कम एडवांस नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगभग जापान इक्वालिटी में है, ठीक है। और आगे जाके आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का जो जापान का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, जापान का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, ये आपको क्या लगता है कि कोई भी देश, इतना छोटा देश जहाँ कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, ऐसा भी देश इतने बड़े परमाणु हमले के बाद भी अपनी इकोनॉमी को आगे बहुत तेज़ी से ले गया? तो क्या ये साधारण चीज़ थी? इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे रीज़न यही था कि इन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले ही अचीव कर लिया था। अब उन्हें क्या करना था? उसी में रिफॉर्म्स करने थे और उसको आगे बढ़ाना था, है ना। अगर कहीं जापान भारत जैसे सिचुएशन में होता, कई सालों की गुलामी की वजह से उसके रिसोर्सेज ड्रेन हो गए होते, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन होती, उसके बाद उनको देश बनाना होता, तो शायद वो भी आज संघर्ष कर रहे होते बहुत ज़्यादा। 1910 में जापान में प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था। 1910 में जापान में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, या मैं कहूँ जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। ट्यूशन फी नहीं पे करनी पड़ती थी लोगों को वहाँ पे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में जापान ने कितनी प्रगति कर ली होगी कि वहाँ पर एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त किया जा चुका था। समझ रहे हैं आप? आज भारत जैसे देश पिछले कुछ सालों में अभी ये सिचुएशन कर पा रहे हैं कि चलो 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही था कि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, और वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो था वो आधुनिकीकरण का था या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का था जापान में। आप देखेंगे जापान के साथ साथ हम चाइना की भी कहानी, तो चाइना की कहानी में आप देखोगे कि चाइना जो है वो तो कॉलोनाइज हो पाया, कॉलोनाइज होना पड़ा उसको कह दो। जापान, अमेरिका, तमाम देश हैं जिनकी नज़र चाइना पे थी, है ना। तो चाइना कॉलोनाइज रहा, लेकिन जैसे जैसे चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़नी शुरू करेगी, है ना, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं, लेकिन आप कह दो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट तो बहुत बाद में बनेगी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जैसे जैसे चाइना में ग्रो करना शुरू करेगी, वैसे वैसे पीजेंट रिवॉल्ट या स्थानीय किसान विद्रोह होने शुरू हो जाएंगे। स्थानीय जब किसान विद्रोह होने शुरू हो जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक मेन स्ट्रीम में आएगी वहां पर, और धीरे से जो एक पुरानी लॉर्ड बेस्ड गवर्नमेंट थी, जो एलीट क्लास गवर्नमेंट थी, जिसमें एलीट क्लास ज़्यादा होती थी चाइना की, उस एलीट क्लास गवर्नमेंट को रिप्लेस करके चाइना जो है वो अपने कम्युनिस्ट मॉडल की गवर्नमेंट को लेके आएगा। आज दुनिया में जितने भी परिवर्तन हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन इन्हीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। ये जो चैप्टर आपका शुरू होने वाला है, इस चैप्टर में आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हो, ठीक है। और ये आपके वर्ल्ड जो नॉलेज है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एक पर्सपेक्टिव है, उसमें बहुत कुछ नॉलेज को ऐड करेगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स को ऐड करेगा, और ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के बेस को भी क्लियर करेगा, साथ साथ आगे इंडियन हिस्ट्री को भी समझने में आपको हेल्प करेगा। तो ये लास्ट चैप्टर का मैंने एक तरीके से पूरा ओवरव्यू दे दिया। आपके 11th क्लास के हम लास्ट चैप्टर पे हैं, है ना, लास्ट सेक्शन कह दें। लास्ट सेक्शन के बाद अब आप 9th, 10th, 11th जो है वो ये चैप्टर जैसे ही कवर करेंगे, है ना, इसके बाद 9th करेंगे हम, फिर 10th करेंगे, फिर 11th करेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप ये 3 चैप्टर शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे तो आपका पूरा 11th का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका होगा। और आपको सारे वीडियोज़ जो है ये अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, magnetbrains.com सर्च करें, और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपको क्लास वाइज इस तरीके की टैब्स दिख रही हैं, या आपको इस तरीके से क्लास वाइज लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट में जिस भी क्लास के वीडियो को फाइंड आउट करना है, आपको 11th क्लास के वीडियो को फाइंड आउट करना है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपको फैकल्टीज़ की लिस्ट दिख जाएगी, बहुत सारे फैकल्टी मेम्बर्स की लिस्ट दिख जाएगी, और इस फैकल्टी मेम्बर की लिस्ट को आप स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे कि आपको आगे 11th हिस्ट्री का डिटेल मिलेगा। इस 11th हिस्ट्री की डिटेल में आगे आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ जो है वो पूरे अरेंज किए गए हैं। जिस भी सेक्शन, चैप्टर, टॉपिक को आपको देखना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो आगे प्ले होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से वो पर्टिकुलर टॉपिक आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके काम को और कंफर्टेबल बनाने के लिए, आपके काम को और आसान बनाने के लिए हमने वेबसाइट्स में उनको बहुत बेहतर तरीके से अरेंज कर रखा है, ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल भी ट्रबल ना हो।
तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 को। चैप्टर 9 का सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली हुई कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करा, मोटिवेट करा, या जो ड्राइविंग फोर्स है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। तो नाम से समझ में आता है। देखो, जब आप बात करते हो रेवोल्यूशन की, जब आप कहते हो रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं क्रांति, इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब क्या होता है? देखो, क्रांति क्या होती है? किसी भी तरह का ऐसा परिवर्तन, कोई भी एक ऐसा चेंज जो सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दे। अपसाइड डाउन का मतलब समझ रहे हो ना? बिल्कुल ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, आमूल चूल परिवर्तन जिसे कहते हैं, उस तरीके के परिवर्तन जो है क्रांति में होते हैं बेसिकली। मतलब एक पुरानी व्यवस्था जो है, उस पुरानी व्यवस्था को आप चेंज कर दें इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो नए स्वरूप में आ जाए, पूरी तरह से नया जो है वो हो जाए, उसी को हम क्रांति कहते हैं ना। तो जहां जहां भी क्रांतियां हुई हैं वहां वहां आपने देखा होगा कि क्या चीज ऑब्जर्व हुई आपको? जो पुराना पैटर्न है, वो पुराना पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से ड्रास्टिकली नए पैटर्न में शिफ्ट हो गया। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी होने वाला है ना। औद्योगिक क्रांति में आप देखोगे तो क्या हो रहा? औद्योगिक क्रांति में आप देखोगे कि जो प्रोडक्शन के टेक्निक्स हैं, उत्पादन पहले होता था, ठीक है, वो उत्पादन कैसे हुआ? उसकी जगह इंडस्ट्री ने ले ली, उद्योगों ने ले ली। क्या पहले प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी? क्या पहले प्रोडक्शन नहीं होता था? प्रोडक्शन तो पहले भी होता था, ठीक है। कभी मौका लगे तो कभी गांवों की तरफ घूमे, है ना, जहां पर, या फिर कभी लोकल वेवर्स हों जो जुलाहे हों, उनके यहाँ जाएं, या फिर आप देखें जहां पर कहीं बहुत बेसिक लेवल पर, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है, वहां पर जाएं और देखें तो किस तरीके से अपने घरों में एक बहुत छोटी सी मशीनरी लगाकर लोग स्पिनिंग और वीविंग का काम करते हैं, है ना, कपड़े बनाने का काम करते हैं। पहले उसको जो पूरा कॉटन या जो भी फैब्रिक है उसको पूरा लेके आते हैं, रॉ मटेरियल को, उसके बाद उसको पूरा फैब्रिक बनाते हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स को जो है वो जोड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैब्रिक को जोड़ने के बाद फिर पूरा कपड़ा बनता है। ये सारा काम जब घरों में होता था तो उसी घर के काम को आप कह सकते हैं कि एक बेसिक लेवल का प्रोडक्शन होता था। जब इसी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को जो कुछ लोग करते थे घरों में कन्फाइंड होकर, वो निकलकर कहाँ आ गए? बाहर आ गए, इंडस्ट्रीज में बल्क लेवल में प्रोडक्शन होने लगा। इतने बल्क लेवल में प्रोडक्शन होने लगा जिसको करने के लिए हजारों लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। तो और जो काम लोग, मतलब हजारों लोग कह दूं मैं, या कई 100 लोग मिलकर महीनों में करते थे, वही काम कुछ लोग, चंद लोग मिलकर मिनटों घंटों में करने लग गए, ठीक है। तो यही परिवर्तन क्या है? यही परिवर्तन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये तो हो गई भूमिका इस पूरे वीडियो की। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली किन किन फैक्टर से शुरू होकर कहां कहां तक जाता है, किसने हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया। तो देखो, ब्रिटेन में शासन चल रहा है जॉर्ज थर्ड का। अब कह दोगे कहां चल रहा है? अभी नहीं चल रहा ना। अरे तो अभी की बात भी कहां कर रहे हैं, हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास को कभी कभी वर्तमान तक लेके आते हैं, कभी कभी वर्तमान को अतीत में या इतिहास में लेके चले जाते हैं। तो अभी वापस से मैं आपको अतीत में लेके जा रहा हूं। तो फ्रॉम 1760 टू 1820, 1760 से 1820 का जो समय है, ये ब्रिटेन में जॉर्ज थर्ड के शासनकाल का समय है, ठीक है। ये किसका टेन्योर है? ये टेन्योर है जॉर्ज थर्ड का। जॉर्ज थर्ड का जो समय है, जॉर्ज थर्ड का जो शासनकाल है, वो ब्रिटेन के इतिहास में, यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इस जमाने में जॉर्ज थर्ड ने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करवाए, या आप कह दो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा, सबसे ज्यादा प्रमोट करा, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1760 से 1820 के बीच में ये वो समय था जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड जो है, इसमें आपके बड़े लेवल पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। और आपने जो पहला चैप्टर, इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं, है ना, आपका जो
सेक्शन थर्ड था जिसमें आपने फ्यूडलिज्म और उसके बाद यूरोपियन रेनेसांस, उसके बाद यूरोपियन और अफ्रीकन के बीच, अमेरिकन के बीच में, यूरोपियन अमेरिकन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो देखे उसमें आपने जो फ्यूडलिज्म है उस फ्यूडलिज्म वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, याद करो, आपने पढ़ा था कि यूरोप में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो एक समय हुई, फिर बाद में डाउन हुई, और फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्या हुई थी, अपने पीक पर थी। तो ये वही समय है जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में। कोई भी व्यवस्था कहीं भी किसी भी स्टेट में देखोगे, किसी भी कंट्री में देखोगे, ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है ह्यूमैनिटीज में, आपने इकोनॉमी भी पढ़ रखी है ना, इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रखा है। अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपने जीडीपी जैसे कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो उसमें एक बहुत बेसिक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि देखो कोई भी जो इकोनॉमी है वो पहले एग्रेरियन इकोनॉमी होती है। कोई भी कंट्री शुरुआत कहाँ से करती है, शुरुआत करती है एग्रीकल्चर से करती है, ठीक है। और इसके पहले भी अगर इकोनॉमी को छोड़ दो तो इतिहास में ध्यान दो, तो इतिहास में आपने जो पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं उन पुराने चैप्टर्स को रिलेट करो, और पुराने चैप्टर में मेसोपोटामिया पढ़ लो, इवन ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ लो। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में भी सोशल सेटलमेंट इंसान का कब बढ़ा, जब उसका शुरुआत जो है वो एग्रीकल्चर से हुआ, जब वो फूड हंटर गैदरर से क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर की अवस्था में पहुंचा, है ना। तो उसने हंटिंग गैदरिंग छोड़ दी और फिर वो फूड प्रोड्यूसर वाली स्टेज में आ गया, और फिर वहां से बाकी सारी चीजें बढ़नी शुरू हो गई। फूड प्रोडक्शन जो सरप्लस में हो गया और छोटे छोटे सेटलमेंट से बड़े सेटलमेंट की तरफ आ गए, और इस तरीके से एक छोटा सेटलमेंट वो ट्रांजिशन टाउन में, टाउन से अर्बन एरिया, और ये पूरा डेवलपमेंट लिंक हो गया। तो एग्रेरियन जो सेटलमेंट है, या मैं कहूं एग्रेरियन जो व्यवस्था है, एग्रीकल्चरल बेस्ड जो सिस्टम है, इसमें जब सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, जब सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए तो फिर दूसरी तरफ कहां जाते हैं लोग, ज्यादातर फिर जो दूसरी तरफ जाते हैं जो है वो ट्रेड है, व्यापार की तरफ जाते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि अब खाने की समस्या तो सॉल्व हो गई ना, अब पर्याप्त मात्रा में पेट में चला जा रहा है, तो अब आप जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी ट्रेड करोगे, प्लस आपका दिमाग और भी चीजों में लगेगा, है ना। यहां पर यही हो रहा है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। सो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉर्ज थर्ड के शासनकाल में क्या हुआ, कृषि क्रांति आई, और एक कृषि क्रांति की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी क्या थी, अपने पीक पर थी, अपने चरम उत्कर्ष पर थी। क्लियर है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में इसी समय क्या हुआ कि एडवांसेस वर मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर थी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के साथ साथ लोगों ने जो भी उनकी इनकम, जो भी उनके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहे हैं, उससे क्या किया, विज्ञान और उद्योग धंधों की तरफ भी थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट करना शुरू किया। ये एडवांसमेंट किस चीज के लिए था कि अब देखो जो कृषि में परिवर्तन आ रहे हैं, या कृषि में मैं कह दूं कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल जो आपका स्फेयर है, डोमेन है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो अभी क्या है कि एग्रीकल्चर के इतर कुछ गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जिन्हें आप कह दो कि उद्योग धंधों की गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब अभी तो हम जो है वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने क्या जस्ट शुरू किया है, तो पहले ये समझ लें कि बैकग्राउंड क्या था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द आया कहां से, यही हम समझ रहे हैं। और उसके बाद धीरे से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उतर जाएंगे और एक एक उस प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। 1884, अभी आपको मैंने पुरानी कहानी बता दी, अभी इस तरह का सिस्टम है यूरोप में, यानी ये व्यवस्था चल रही। यूरोप एक बड़े ट्रांजिशन फेज में है, और इसी ट्रांजिशन फेज के दौरान कुछ यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, एग्रेरियन लेवल पर बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, साइंस और इंडस्ट्री में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे थोड़ा सा रोक के अब हम आते हैं 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी के आसपास आपके कुछ स्कॉलर्स हैं, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि आपके जॉर्ज मिशलेट हो गए, फ्रेडरिक एंजल्स हो गए, ठीक है। इन्होंने स्टडी शुरू करा, क्या स्टडी शुरू करा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर अध्ययन शुरू करा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो यहाँ वहाँ है, बट मैं कहानी में आपको पूरा रिलेट कर देता हूँ। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ साइड इफेक्ट्स थे, है ना, सोसाइटी में वुमेन्स, चिल्ड्रंस और इवन जो मेल हमारे हैं
उनको लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, डिजीजेस से लेके यानी हेल्थ से लेके, उनके सेटलमेंट से लेके, स्लम के डेवलपमेंट से लेके, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से लेके, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैपिटलिज्म को फीड किया ज़्यादा से ज़्यादा, पूंजीवाद को और ज़्यादा नरिशमेंट दिया। पूंजीवाद की वजह से क्या हुआ, समाज में और ज़्यादा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इनइक्वल हो गया, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली गई, है ना, और जिसकी वजह से जो गरीब व्यक्ति है या जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, इन लोगों की कंडीशन बहुत बुरी होती चली गई। इस फैक्ट्री में काम करके जो गरीब होता था उसको बहुत, है ना, घंटों काम करता था, 20-20 घंटे काम करने के बाद उसको एक वही जो नॉर्मल मेहनताना, लेकिन जो पूंजीपति थे वो फायदा कमा कमा के बड़े बनते चले जा रहे थे। तो इसलिए इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर क्या हुआ, डिस्कशन जब हुए तो बहुत सारी थ्योरीज आनी शुरू हो गई, जिसमें फ्रेडरिक एंजल, कार्ल मार्क्स को आपने सुना ही होगा, एंजल के बहुत बड़े दोस्त हैं फ्रेडरिक एंजल के, ठीक है। तो इन लोगों ने सबसे पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द इस्तेमाल किया कि यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेडरिक एंजल का नाम आपने सुना ही होगा, जर्मनी को बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। अच्छा, बाद में आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना कह दो, हाँ पर्टिकुलरली आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को बड़े लेवल पर नोटिस करके उसके साइड इफेक्ट्स, उसके ड्रॉबैक्स, उसके आउटकम्स, सबको इन लोगों ने बाकायदा पब्लिक डोमेन में रखा, और साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रखा। ड्रॉबैक और सारी चीजें तो डिस्कस कर ही रहा हूं, तो मतलब सब कुछ था इसमें। इसके बाद फिर आपके एक फिलोसोफर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, अर्नोल्ड टॉयबी। सो अर्नोल्ड टॉयबी जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले ये इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वर्ड है इसको इस्तेमाल करा, सबसे पहले इन्होंने, ध्यान रखिएगा, ठीक है ये। और 1884 में आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ अर्नोल्ड टॉयबी, अर्नोल्ड टॉयबी जो है, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे रिसर्च किए, और अभी आगे मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से, किस फॉर्म में रिसर्च किए और किस फॉर्म में बाद में इनकी बुक पब्लिश हुई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च किए 1884 में। इसके पहले की बकायदा वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक लिटरेचर के तौर पर, एक बहुत बड़े चेंज के तौर पर स्थापित करके जाते, उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद जो है वो बुक पब्लिश हुई जो इन्होंने रिसर्च कर रखे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंग्लैंड में जो कुछ भी इंडस्ट्रियल लेवल पर जो चेंजेस हुए थे, इन चेंजेस को क्या किया, सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, ठीक है, आपका क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यस। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, उसमें जो लेक्चर की सीरीज थी, उन लेक्चर की सीरीज को बाद में बुक के फॉर्म में कंपाइल किया गया। ये लेक्चर्स जो थे वो उन्होंने किस नाम से कंपाइल कर रखे थे शुरुआत में, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स के नाम के, ठीक है, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इन्हीं अपने नोट्स में, अपने जो लेक्चर्स के फ्रेगमेंट्स हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा कि देयर वाज अ रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंग्लैंड में, एक समय है, ठीक है, कब, 1770 से लेकर 1820 के आसपास का समय है, जब इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि हुई, और इस आर्थिक वृद्धि ने ब्रिटेन को पूरी तरीके से बदल दिया, ठीक है। यूरोप में क्या हुआ या ब्रिटेन में क्या हुआ, रोड्स का या ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, कैनाल्स का नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर में तो चेंजेस हो ही रहे थे, ठीक है, कॉटन और कोल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस हुए, तो पूरा उन्होंने कंपाइल कर दिया इस इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर्म में। चलो, और इन सारे परिवर्तनों ने इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को, फॉरेन ट्रेड को बूस्ट करा। बाद में ये इनको नोट्स और जो अदर फ्रेगमेंट्स हैं, ये क्या है, वो बुक के फॉर्म में, जो अभी जस्ट आपने देखा, उस बुक के फॉर्म में निकल के आए, और इस तरीके से दुनिया को जो परिवर्तन हुए थे औद्योगिक क्षेत्र में, उसको एक ऑफिशियल नाम मिला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, वो स्थापित हुआ। क्लियर है। अब आइए मैं आपको बता देता हूं, परिचय हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि कैसे आपको पता चला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, किन लोगों ने इस चीज को बताया। बिटवीन 1780s टू 1850s, देखो हम जो ईयर की रेंज लेके चल रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ, जो ये एक ईयर की रेंज ले रहे हैं, इसमें 5 साल बीच बीच में आपको वैरी करता हुआ जो है टाइमलाइन मिल सकता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे आपने इसके पहले 1770s कह दिया और अब इसके पहले आपने 1820s कह दिया, अभी 1850s कह रहे हो। तो ऐसा नहीं था कि एग्जैक्टली किसी एक साल में कोई ऐसा बूस्ट हो गया हो
और अगले साल, अगले कुछ 10 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में वो चीज़ अचानक से किसी एक दिन खत्म हो गई होगी। ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, जो धीरे धीरे होता है और इवन इस तरीके से होता है कि जब बड़े लेवल पर परिवर्तन होगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा परिवर्तन हो गया, यानी चेंजेस हो गए। वो चेंजेस आपको तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, उन चेंजेस को आपको जब आप स्टडी करोगे, है ना, आप एक पढ़ने की नज़र से जब आप देखते हो तो आप बहुत अच्छे से उन्हीं परिवर्तनों को समझ लेते हो। लेकिन सेंचुरीज में जो चेंजेस हुए हैं उस समय के लोगों ने उनको उस तरीके से स्टडी नहीं करा एग्जैक्टली, और करा भी तो ऐसे बहुत कम लोग थे। ठीक है, ये जैसे आपके टॉयबी जैसे लोग थे, अर्नोल्ड टॉयबी जैसे लोग थे, जिन्होंने इन चेंजेस को बहुत अच्छे से समझा। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया लोगों को कि देखो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसे हुआ, ये कुछ है, या इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम दे दिया उन्होंने। चलो, तो 1780s टू 1850s ये रफ टाइमलाइन ले ली हमने, ताकि सबसे ब्रॉड टाइमलाइन में बाकी इवेंट्स को कवर किया जा सके। क्लियर है? इसी के अंदर ज्यादातर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जा रहा है, खासकर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं, प्रथम औद्योगिक क्रांति जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि प्रथम औद्योगिक क्रांति जो है वो यही थी, और उसके बाद फिर बाकी के जो चेंजेस हैं यूरोप में वो हुए। इकोनॉमी के फील्ड में सबसे पहले परिवर्तन हुए, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो है वो आपका बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तमाम रेवोल्यूशन जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पहला रेवोल्यूशन था, मान के चलिए, यह पहला इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था ब्रिटेन का। सो इट हैपेंड अराउंड 1780s टू 1850, ड्रास्टिक चेंजेस इन द ब्रिटेन्स इकोनॉमी। ये वो समय था जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बड़े लेवल पर परिवर्तन चल रहे थे। अभी जस्ट बताया कि एग्रीकल्चर जो था उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो अपने पीक पर थी, साथ साथ क्या था, आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हो रहा था। अभी ये इंडस्ट्रीज बहुत बेसिक लेवल पर है, आप देखोगे आगे, है ना, हम जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे तो अपकमिंग वीडियोस जो हैं, आपके सब्सिक्वेंट वीडियोस जो हैं, उसमें मैं एक एक टॉपिक जो है कि कोल इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कॉटन इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से जेम्स वाट जब स्टीम इंजन को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़ फिर रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन में कैसे परिवर्तन लेके आ रही है। तो वो एक एक टॉपिक जो है वो सब टॉपिक को वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक कह दो एक मोटे तौर पर चीज़ को लेके चलेंगे, उसको रिफाइन नहीं करेंगे ज़्यादा। ये ब्रिटेन में जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल चेंजेस हुए, इन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं, इन्हीं को हम प्रथम औद्योगिक क्रांति नाम दे रहे हैं। ठीक है, प्रथम औद्योगिक क्रांति पूरी तरीके से क्या है, उत्पादन की गतिविधियों में परिवर्तन है। ठीक है, चेंजेस, ये जो हम ड्रास्टिक चेंजेस की बात कर रहे हैं ना ब्रिटिश इकोनॉमी में, इन ड्रास्टिक चेंजेस में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन की जो गतिविधियां हैं ये बढ़ रही हैं और इनमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, न्यू मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत में जो कॉटन इंडस्ट्री है, क्लियर है, आपको कॉटन इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे उसमें कॉलोनीज का हाथ है, अमेरिका और इंडिया का हाथ है, कैसे अमेरिका और इंडिया से जो कॉटन जो है वो इंपोर्ट होके जाता था ब्रिटेन में, और फिर वो यहाँ पर पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करेगा। उसको मैंने कहा ना कि जब मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा। अभी एक रफ फ्लो चार्ट आप समझ लो कि अच्छा ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इन स्टेप्स को हम फिर अनफोल्ड करते चले जाएंगे आगे जाके। तो नई नई मशीनरीज जो हैं ये लगनी शुरू होंगी। नए मशीनरीज को और आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिसर्च होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अब कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए उस प्रोडक्टिविटी के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं। इंक्यूजिटिवनेस जो है उनकी, वो उनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये लोग कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये जो नए नए स्पिनिंग जिनी जो बन रहा है आपका, है ना, जेम्स वॉट की बात कर दूं मैं, ये कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं, ध्यान रखना। आज हम इन्हें वैज्ञानिक के तौर पर जानते हैं, बट दे वर नॉट एक्चुअली साइंटिस्ट्स। ठीक है, ये खुद भी या तो कमर्शियल सेक्टर से जुड़े हुए थे, ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे, या खुद भी कोई ना कोई एक कमर्शियल वेंचर चलाते थे। और आप कह सकते हैं कि उनकी जिज्ञासा और उनकी एप्लीकेशन, यानी जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहे थे उसको, उसमें जो उन्होंने अप्लाई करा, अपना दिमाग अप्लाई करा कि यार ये चीज़ अभी इतनी एफिशिएंट है, इसमें हम क्या ऐड ऑन करें या कौन सी चीज़ इसमें से हटाएं या ऐड करें जिससे इसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो यही उनकी जो इंक्यूजिटिवनेस है, क्यूरियोसिटी है, वही नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को जन्म देगी। ध्यान रखिएगा, नई नई मशीनरीज को बनाने में हेल्प करेगी। क्लियर है, तो नई मशीनरीज बनेंगी, और जब ये मशीनरीज बनेगी तो जो पहले प्रोडक्शन होता था, ध्यान रखो, वो प्रोडक्शन क्या होगा, वो प्रोडक्शन बल्क लेवल पर होने लग जाएगा। मैंने कहा ना, प्रोडक्शन पहले भी होता था, लेकिन क्या होता था, डोमेस्टिक लेवल पर होता था। अपने घरों में ही लोग क्या करते थे, यार्न या जो
धागा होता था उसको बनाते थे, तो लोकल मशीन होती थी, लोकल मशीन में घरों में बैठकर जो वुमेन्स होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो क्या करती थी, स्पिनिंग करती रहती थी, है ना। अब उसके बाद वेवर्स जो होते थे, जो मैन होते थे हमारे, वो लोग घरों में बैठ के वेट करते रहते थे कि कब ये स्पिन करके दें और उसके बाद कब हम फिर उसकी वीविंग करना शुरू करें, है ना। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि इसके अलावा भी काम करने होते थे, उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करनी होती थी, है ना। और अभी सिर्फ एकमात्र ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता था, ये सीजनल लाइवलीहुड होता था। तो प्रोडक्शन जो होता था वो घरों के लेवल पर होता था, पर जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई कि यार अब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है हमें, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो फिर अब क्या करें, हमें कुछ ना कुछ ऐसा तो करना होगा जिससे ये प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ जाए। क्लियर है। तो प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए नई मशीनरीज और नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हुआ, जिन्होंने क्या किया, बल्क में मेड पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑन मैसिव स्केल, बल्क लेवल पर, मैसिव लेवल पर प्रोडक्शन होने लगा। क्लियर है। और ये प्रोडक्शन आगे जाके क्या कहला रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहला रहा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहला रहा है। इस गुड्स में, या मैं कहूं ये जो जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे मैसिव लेवल पर, इनको आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने वाले जो 3 सबसे बेसिक सेक्टर्स हैं, पिलर्स हैं, उनमें सबसे पहला है कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री। कॉटन, कोल एंड आयरन इंडस्ट्री कह दो तो और बेटर हो जाएगा और सुंदर लगेगा। ठीक है, तो कॉटन है, साथ में कोयला भी जोड़ दो। ठीक है, तो कॉटन एंड कोल एंड आयरन इंडस्ट्री, एक तो ये हो गया। एक एक चीज को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल ही रहा है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। एक एक चीज को, कॉटन एंड कोल और आयरन इंडस्ट्री में सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉटन इंडस्ट्री में या कोल और आयरन इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इन्हीं क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ जो नई मशीनरीज बन रही हैं, ठीक है, उनमें से स्टीम इंजन एक नए पावर सोर्स के तौर पर आएगा। जिस तरीके से आपका जो कोल था पहले, ठीक है, कोयला, तो कोयला का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर कोयले से जो है वो इसको शिफ्ट किया जाएगा आयरन पे, और माइंस वगैरह में आयरन को ढूंढने के लिए जो है और कोल को ढूंढने के लिए जो है वो छोटे छोटे पंप्स बनाए जाते थे। और ये पंप्स क्या होता था, जैसे ही नीचे माइंस में जाते थे तो कई बार वाटर लेवल भी आ जाता था। आप खानों में खुदाई करेंगे तो प्रेशर की वजह से या वाटर के एक्सेस की वजह से क्या होता था, वो काम करना बंद कर देता था, मतलब उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती थी। तो फिर अब लगा कि यार क्या चीज़ बनाया जाए, तो उसकी जगह पे स्टीम का इस्तेमाल किया गया, है ना, भाप का इस्तेमाल किया गया। स्टीम थोड़ा सा ज़्यादा पावर जनरेट करता था और स्टीम को भी आगे प्रोसेस किया गया। जेम्स वॉट ने फाइनली फिर स्टीम का इंजन बनाया जो इतना पावरफुल होगा कि आगे जाके फिर वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे इंजन को, एक बड़े से इंजन को जो है वो खींच के लेके जाएगा। हम हॉर्स पावर का कंसेप्ट देखेंगे कि हॉर्स पावर जो कि जेम्स वॉट ने बनाया वो कैसे आया। ठीक है, ये यहीं से जब स्टीम इंजन जो है वो रिप्लेस होगा तो लोग पूछेंगे कि यार इस इंजन को कितने हॉर्सेस जो है वो लगेंगे रिप्लेस करने में। ठीक है, यानी कितने हॉर्सेस को हम हटा दें तो ये इंजन उतने हॉर्सेस का काम कर लेगा। तो वहां से फिर वो कैलकुलेट करके बताएंगे और इस तरह से हॉर्स पावर्स का कंसेप्ट बनेगा। वो सारी चीजें देखेंगे। फिर जैसे ही यही इंजन आगे जाके और पावरफुल होगा या यही टेक्नोलॉजी आगे जाके और पावरफुल होगी तो क्या होगा, रोड्स और कैनाल्स का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रोड्स और कैनाल्स का मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप कह दो आधुनिक सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी, ब्रिजेस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कैनाल्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा ये चीज़। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऐसी जगहों पर होगा या ऐसी जगहों को कनेक्ट करेगा जो ईजिली इन जगहों को कनेक्ट करते थे। मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से लेके आओ और उसको प्रोसेस करके फिर आप पोर्ट सिटीज़ तक लेके जाओ, शिप्स में उसको रखो, बाहर लेके जाओ। वैसे ही दूसरे देशों से जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको आप यहाँ पे लेके आओ और इन प्रोसेसिंग या फैक्ट्रीज तक लेके जाओ, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ तक लेके जाओ, तो जो भी प्रोडक्शन हो वो प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाए। तो ये 3 ऐसे पिलर होंगे जिनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये 3 पिलर्स आपके प्रोडक्शन को क्या करेंगे, मैनीफोल्ड करने वाले। क्लियर है। इसके बाद जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग पीक पर होगा अपने, या आप कह दो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा और अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे हम, इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे हम, इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे बड़े लेवल पर,
प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, बल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इस बल्क प्रोडक्शन को करने के लिए, अंजाम देने के लिए बड़े ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। बड़े लेवल पर लेबर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक है, तो काम करने के लिए वर्क फोर्स आएगा कहीं से? वर्क फोर्स वहीं से आएगा, गांवों की तरफ से, टाउन्स की तरफ से, अर्बन एरिया में आएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक वर्ग ऐसा होगा जो काम करेगा और एक वर्ग ऐसा होगा जो काम करवाएगा। ठीक है ना, जो ओनर वर्ग होगा, मालिक जो काम करवाएगा, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। ठीक है, ये काम करवाएगा और ये वर्ग है जो काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ लोग तो संपन्न होंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए इसी औद्योगिक क्रांति ने संपन्नता के द्वार खोले, प्रॉस्पेरिटी के द्वार खोले। लेकिन काम करने वाला जो वर्ग है, वर्क फोर्स है, उसकी कंडीशन क्या है? देखो, उसकी कंडीशन समझो। ठीक है, बहुत सारे लोग जो काम करते थे उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होती थी। सेम काम करने के लिए पुरुषों को अलग, महिलाओं को अलग और बच्चों को सेम काम तो नहीं, बट मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि एक फैक्ट्री में 3 इंडिविजुअल्स को हायर किया गया काम करने के लिए, क्योंकि सेम काम तो नहीं कह सकते। बड़ी मशीन ऑपरेट करनी है तो उसके लिए ज़्यादा आपको कैपेसिटी लगेगी, ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा, वो ऑब्वियस सी बात है मेल्स करेंगे। ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है तो वो फीमेल्स कर लेंगी, है ना। और इवन कुछ ऐसी जगहें होती थी जहाँ पर मेल और फीमेल, एक एडल्ट, एक ग्रोन एडल्ट जो है वो नहीं जा सकता, सफाई करनी है मशीनों की, वहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस ऐसी होंगी कि 20-20 घंटे आपको काम करना है और आपको कुछ पेनीज मिलने वाली हैं उससे। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी होती थी। ऐसे वर्किंग कंडीशन में काम करेगा जब व्यक्ति, जब 20 घंटे काम करेगा तो उसके पास ज़्यादा समय तो बचा नहीं, अब वो कहीं भी रह लेगा। ठीक है, तो स्लम एरियाज़ में वो रहना शुरू करेंगे। और जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, चाहे वो नॉटिंघम कह दें, चाहे हम मैनचेस्टर कह दें, चाहे हम लंदन कह दें, ठीक है, जितने भी आप देखेंगे कि बड़े कमर्शियल शहर हैं, उनके आसपास स्लम्स डेवलप होने शुरू होंगे, जहां पर डिजीजेस फैलेंगी बड़े लेवल पर, वुमेन्स और चिल्ड्रंस का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा फैक्ट्रीज लॉज को बनाने के लिए, लॉज को लेजिस्लेट करने के लिए। क्योंकि अगर ये लॉज लेजिस्लेट नहीं होते तो शायद यूरोप की जो कंडीशन है वो और वर्स्ट होती चली जाती, है ना। तो बहुत सारे जिनका नाम लिया अभी आपने वीडियो के शुरुआत में, फ्रेडरिक एंजल और ये लोग, तो इनके इंटरवेंशन की वजह से क्या होगा? प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू होंगे ब्रिटेन में, और प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू होंगे। आपको भी पता है ये हमारा जो सोशलिज्म का कंसेप्ट आया, ये सोशलिज्म का कंसेप्ट इसी कैपिटलिज्म के ड्रॉबैक की देन है, या मैं कहूँ कि अगर ये लालच के तौर पर नहीं विकसित हुआ होता, है ना, फायदा कमाने की जो ग्रीड है वो इस लेवल पर नहीं जाती कि लोगों के शोषण को बढ़ावा देती, शायद एक सस्टेनेबल तरीके से अगर आगे बढ़ती। जितनी बड़ी बड़ी बातें आज यूरोप और दुनिया कर रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाएं, तो अचानक से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब लोगों ने सस्टेनेबिलिटी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। तब तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है होने दो, फैक्ट्री से धुआं निकलने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस फैलने दो, स्लम फैलने दो, इनइक्वालिटी फैलने दो। और ध्यान किस पे था? ध्यान पूंजी पर था, कैपिटल पर था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पर था। और जब साइड क्या कहेंगे, उसके ड्रॉबैक्स आने लग गए, ठीक है, साइड इफेक्ट्स आने लग गए, तो फिर प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुए और सरकार को इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ा? इंटरवेंशन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। और इनके इंटरवेंशन के बाद से कंडीशंस जो है वो इंप्रूव होगी। इंटरवेंशन ऐसे ही नहीं हुआ, बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए। आप देखोगे इतने बड़े लेवल पर परिवर्तन, है ना। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल जैसे बड़े सोशलिस्ट लोग हैं जो दुनिया भर के मजदूरों को एक होने के लिए एक कॉल करेंगे कि भाई ऐसा है, तुम मजदूर हो, तुम्हारे पास खोने को तो कुछ नहीं है, पाने को सारा संसार है, तो तुम जो है वैसे भी इतने बुरी कंडीशन में हो, विरोध करो, तुम बार्गेन करो अपने मालिकों से, ठीक है, जो तुम्हें इस बुरी कंडीशन में काम करवाते हैं। वो तो तुम्हारा खून पसीना जो है वो यूटिलाइज करके रिच होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे वेलफेयर के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ये था कुल मिला के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको इंडिकेट करी, वो चीज़ें एक एक करके आगे सब्सिक्वेंट जो वीडियोस हैं उसमें मैं
अनफोल्ड करता चला जाऊंगा और आपको वो पढ़ने को डिटेल में मिलेगी। मैंने कोशिश करी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको हर एक एस्पेक्ट से पूरी तरह से समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे परिवर्तन कर रही है और उस परिवर्तन से आगे का नया परिवर्तन कैसे रिलेट हो रहा है। तो अब हम चैप्टर 9 पर हैं ऑलरेडी। चैप्टर 9 के बाद 10 और 11 जो जल्दी खत्म होने वाले चैप्टर्स हैं थोड़ा सा, और जैसे ही चैप्टर्स खत्म होंगे तो 11th का हिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 12 की तरफ एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये वीडियोस फाइंड आउट करने हैं, वीडियोस देखने हैं, तो इन वीडियोस के लिए आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है वो हम बता रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आप एक्सेस करें magnetbrains.com, और जब आप वेबसाइट को यहाँ पर सर्च करेंगे सर्च बार में इस तरीके का एक इस विंडो में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी क्लासेस की लिस्ट आपको मिल जा रही है। 11th 12th 10th 9th 8th इस तरीके से सारे जो क्लासेस हैं, यहाँ पे आप क्लास 11 को या क्लास 12 जिस भी क्लास का आपको वीडियो एक्सेस करना है, फिलहाल क्लास 11 की बात कर रहे हैं तो 11th का वीडियो आपको एक्सेस करना है, आप उसको टच करेंगे, आपको फैकल्टीज़ की लिस्ट मिल जाएगी, सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। और ये आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो चैप्टर वाइज वीडियोस जो है वो आपको रखे गए हैं। पर्टिकुलर सेक्शंस के बाद टॉपिक्स, चैप्टर्स के बाद टॉपिक्स के बाद जो है सब टॉपिक्स, इस तरह का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। इसमें जो भी पर्टिकुलर वीडियो, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन, टॉपिक आपको देखना है वो आप क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वीडियो की लिंक ओपन हो जाएगी और वीडियो आप एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं। तो ये रिलेंटलेसली एक तरीके से ये एक एफर्ट है हमारा, है ना, आपका ट्रबल कम करने के लिए और आपका एफर्ट कम करने के लिए, ताकि आप बिल्कुल मतलब बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकें। तो उसी का सारा एफर्ट है मैग्नेट ब्रेन्स का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का। तो बने रहिए हमारे साथ इसी एफर्ट में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कहानी को आगे। तो लास्ट वीडियो जो है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था हमने। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको सारा जो चैप्टर 9 है उसका ओवरव्यू दे दिया था, और अभी बेसिकली एकदम जो आप कहें कि बेसिक लेवल से समझेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती कैसे है। और क्वेश्चन मैंने किया था इंट्रोडक्शन के दौरान कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअल में ब्रिटेन में क्यों शुरू हो रहा है, दूसरी जगह पे क्यों नहीं शुरू हो रहा है। तो ये आपका पहला टॉपिक है, लगभग आप मान के चलो कि आपका पहला टॉपिक है, और इसी क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद शुरू ही होता है। तो मैंने उसी को समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें जो हैं एसेसरी कह दो आप, नेसेसरी कह दो आप, है ना, मतलब ज़रूरी भी हैं और एक सहायक के तौर पर भी हैं। एसेसरी का मतलब समझ गया है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी जाएंगी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो अगर ब्रिटेन में हुआ तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इसको हेल्प करा। काफ़ी कुछ आपने पहले भी समझ लिया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो किंग जॉर्ज थर्ड के ज़माने में शुरू हुआ था, और किंग जॉर्ज थर्ड का जो रेन था, टेन्योर था, वो किन चीज़ों के लिए जाना जाता था। वहीं से हम आज भी शुरू करेंगे लगभग मतलब जहाँ कहानी हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म करी है वहीं से इस वीडियो को शुरू करें। सो व्हाई डिडंट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन इंडिया और चाइना। अब इसमें कोई देखो चौंकने की बात नहीं है अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में क्यों हुआ, ये क्वेश्चन तो है ही सही। अब ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने ऐड करी हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में क्यों नहीं हुआ, चाइना में क्यों नहीं हुआ और ब्रिटेन में क्यों हुआ। तो इसके पीछे देखो क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स में से एक जो सबसे प्राइम फैक्टर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, सो ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज जो भी हम ट्रेड और कॉमर्स के फील्ड में प्रोग्रेस देख रहे हैं, ये ट्रेड और कॉमर्स के फील्ड की जो प्रोग्रेस है ये बड़े लेवल पर अगर दुनिया में आई, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना, बल्क लेवल में प्रोडक्शन होना, ये सारा कुछ ब्रिटेन से शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री या कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती नहीं थी। दुनिया के हर देश में उस समय, हर कॉन्टिनेंट में जाएंगे आप तो कुछ लेवल पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी। अगर आप सेम समय पर 16 और 17 सेंचुरी पर और 18 सेंचुरी पर अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया के बाकी देशों को,
चाहे इंडिया की बात कर लें, चाहे आप चाइना की बात कर लें, चाहे आप यूरोप की बात कर लें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, बट दोज कमर्शियल एक्टिविटीज़ वर कन्फाइंड विद इन देयर हाउसेस, लोगों के घरों तक वो सीमित होती थी, है ना, और बहुत लिमिटेड स्केल पर प्रोडक्शन होता था। और ये प्रोडक्शन इसके बाद फिर जो सेलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वहाँ से खरीद के घर घर पे राजाओं के यहाँ, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ और जो वेल्दी लोग होते थे उनके यहाँ, और फिर जो कुछ मिडिल क्लास या सामान्य व्यक्ति हो गया उसके यहाँ सेल करते रहते थे। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द यहाँ पे इस्तेमाल है। इसका मतलब है कि आज की तरह की जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, आज की तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर मशीन्स की हेल्प से, ठीक है, बल्क में प्रोडक्शन होता है, बल्क में प्रोडक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्क में प्रोडक्शन होना, क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को चेंज किया ही इसी मॉडल में कि जो प्रोडक्शन क्या होता था, बहुत स्मॉल स्केल लेवल पर होता था, लोकल लेवल पर होता था, कम मात्रा में होता था, वही मैनीफोल्ड हो गया और उसको प्रोडक्शन करने के लिए बड़ी बड़ी कमर्शियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ लग गई, और उन इंडस्ट्रीज़ में आगे का फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन है, अर्बनाइजेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से निकल के आए। तो सिंस 17th century country was politically stable, politically stable। So politically stable जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये किंग जॉर्ज थर्ड की रेन से आप देखोगे, 17th century से आप देखोगे, तो जो ब्रिटेन है यहाँ पर लगभग हमारा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। तो अब आपको ही पता है कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ये सब, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप सबको पता ही है कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, मतलब कैसे बनता है ये, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। चलिए, तो इन तीन जगहों पर एक ही तरीके का रूल रेगुलेशन चलता था। किंगडम हैड कॉमन लॉज, और यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, क्योंकि 17th सेंचुरी तक आपने पढ़ रखा है। पिछले चैप्टर्स को बिल्कुल रिकॉल करते चलो, पिछले चैप्टर्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको पार्ट काम आएगा। कैसे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई थी? फ्यूडलिज्म के चंगुल से ब्रिटेन बाहर आ चुका था, और ये फ्यूडलिज्म का जो चंगुल है वो उससे कैसे बाहर आया? रेनेसांस की हेल्प से आया, पुनर्जागरण की हेल्प से आया। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो पुनर्जागरण है, उसी पुनर्जागरण के दौरान जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था, इसी मिडिल क्लास ने क्या किया? ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बूस्ट किया था, और साथ साथ आपके पॉलिटिकल जो कंसोलिडेशन में उसमें भी राजा को हेल्प करी थी। और अब राजा वहां पर क्या हो रहा था? एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहा था। पहले वही राजा जो फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता था अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, वही राजा अब क्या था? वो अब एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहा था। उसके पास अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी होती थी, खुद की अपनी स्टेबल सेना होती थी, आर्मी के साथ साथ उसका अपना प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो रहा है, उसका खुद का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है प्रॉपर। मतलब राजा जो है वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। पहले की तुलना में राजा की स्थिति बहुत ज़्यादा आगे हो गई थी, और इसी वजह से क्या था? पूरे राज्य में इन जगहों पर कॉमन लॉ चल रहा था। जब तक फ्यूडलिज्म का ज़माना था, फ्यूडलिज्म के ज़माने में कॉमन लॉ चलना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब क्या है, इस पूरे क्षेत्र में आप देखोगे, पूरे एरिया में देयर वाज अ कॉमन लॉ। कॉमन लॉ चल रहा था। जब कॉमन लॉ चलेगा, एक ही राजा होगा और उसी फैमिली के लोग जो है वो रूल करेंगे, तो सारे रूल्स रेगुलेशन जो होंगे वो कॉमन होंगे ना, क्योंकि एक ही डायनेस्टी या एक ही फैमिली की डिफरेंट, मान लो अगर लीनिएजेस भी हैं, डिफरेंट ब्रांचेस भी रूल कर रही हैं, तो वो एक फिलॉसफी पे रूल कर रही हैं बेसिकली। अब यहाँ पर जब कॉमन लॉज चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है? एक सिंगल करेंसी सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। ये सिंगल करेंसी की वजह से क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स आसानी से फैसिलिटेट हो रहा है। ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर आप एक बाउंड्री क्रॉस करते हैं, दूसरे स्टेट में इंटर करते हैं, वहां पर दूसरा राजा आ जाएगा, उसकी करेंसीज अलग हैं, ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ साथ इस सिंगल करेंसी को और हेल्प किया अनफ्रेगमेंटेड मार्केट ने। इसी अनफ्रेगमेंटेड मार्केट की वजह से सिंगल करेंसी जो है वो फ्लो में आ पाई। अनफ्रेगमेंटेड मार्केट का मतलब क्या हो गया कि अब पूरा जो हमारा ये क्षेत्र हो गया, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है, देखो इसकी बात करो, अगर जैसे मान लो आपका, ठीक है, ये हमारा मान लो यूनाइटेड किंगडम हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और इंग्लैंड हो गया।
तो अब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। इसमें यहाँ पर एक ही पूरे आइलैंड में एक ही तरह का राजतंत्र चलता है। जब एक ही तरह का राजतंत्र चलता है तो उनके रूल्स रेगुलेशन लॉज एक हैं। अब यहाँ पर जो ट्रेडर्स काम करेंगे, यहाँ पर जो ट्रेडर्स, जो मर्चेंट्स यहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे, जो मूव करेंगे, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, उसमें क्या है, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि उनको अब टैक्सेशंस बार बार देने पड़ेंगे, बार बार टोल टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनफ्रेगमेंटेड मार्केट है, यूनिफाइड मार्केट है। अब इसी का कंपैरिजन आप इंडिया से कर लो। हमने क्वेश्चन किया ना कि और कहीं पे क्यों नहीं हुआ। इंडिया जैसा बड़ा कंट्री, ठीक है, तो इंडिया जैसे बड़ी कंट्री की बात कर लो। अब ये उस समय का भारत है, ठीक है, पुराना भारत हो गया हमारा। अब उस जमाने में आप देखोगे तो कितने सारे डायनेस्टीज, कितने सारे किंगडम रूल कर रहे हैं भारत में। ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने राज्य होंगे भारत में, और वो सारे के सारे राजा क्या है, सोवरेन है अपने आप में। सारे के सारे राजाओं की स्वायत्तता चलती है, यानी अपने आप में पॉलिटिकली जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब आप बात कर लो बंगाल की, हैदराबाद की, मद्रास की, मुंबई की, राजस्थान या राजपुताना की, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की, तो इस पूरे एरिया में आप देखोगे कि आपको अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले राजा मिलेंगे। अब यहाँ से एक व्यापारी चलता है बेचारा, दूसरे राज्य में जब इंटर होता है तो उसको इतने सारे यहाँ पे भी टोल टैक्स देने पड़ेंगे, फिर जब यहाँ इंटर होगा तो उसको टोल टैक्स देने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे जब इंटर होगा तो उसको टोल टैक्स देने पड़ेंगे, फिर जब यहाँ इंटर होगा तो उसको टोल टैक्स देने पड़ेंगे। इनकी अपनी पॉलिसीज हैं, इनकी अपनी पॉलिसीज हैं। कई बार धर्मों का अंतर रहता था राजाओं के बीच में, तो उसमें भी कई बार बहुत कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज का इन्फ्लुएंस हो जाता था, डिफरेंट हो जाती थी वो। ठीक है, अब ये अनफ्रेगमेंटेड मार्केट नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड मार्केट है एक तरीके से। क्लियर है, ये फ्रेगमेंटेड मार्केट है। अब एक डायनेस्टी रूल करे तो बात अलग है, एक डायनेस्टी तो बहुत पुराना जमाना हो गया। मुगल जो थे वो भी पूरे भारत में नहीं, ठीक है, नॉर्थ और यहाँ थोड़ा गोलकुंडा बीजापुर तक आ पाए, इसके बाद तो फिर मराठा और जो है वो इन्होंने परेशानी कर दिया उन्हें, है ना। बाद में फिर औरंगजेब के बाद तो आपको पता ही है कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। यही रीजन है, जब यहाँ पे 17वीं सेंचुरी लिखा हुआ है तो आप देखो 17वीं सेंचुरी का मतलब है ये वो टाइम है जब 17वीं और 18वीं सेंचुरी के दौरान ही, है ना, 16वीं सेंचुरी के आसपास तो मुगल एम्पायर पूरा फाउंड हो गया प्रॉपर तरीके से, लेकिन 17वीं सेंचुरी में ही उसके डिसइंटीग्रेशन के सीड्स जो है वो निकल के आए। और 18वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें औरंगजेब के जाने के बाद फिर मुगल एम्पायर की जो पतन की कहानी है वो शुरू हो गई। मराठाओं ने उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया, और तमाम फिर बहुत सारे अलग अलग हैदराबाद, बंगाल और अवध और इस तरीके के छोटे छोटे राज्य बनने लगे, है ना। चाइना की भी यही कहानी है, चाइना में भी यहाँ पे यही सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अभी। तो ये जो फ्रेगमेंटेड मार्केट है, ये फ्रेगमेंटेड मार्केट क्या कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पर गुड्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। क्लियर है, चलो, एक तो गुड्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, दूसरी चीज यहां पर इस पॉलिटिकल सेटलमेंट की वजह से फायदा क्या हो रहा है, अभी एग्रीकल्चर में भी देखेंगे हम। चलो, अब चूंकि सिंगल करेंसी है इसलिए ट्रेड जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे उसमें गुड्स के एक्सचेंज ने मनी के एक्सचेंज को, आप कह सकते हैं मनी के एक्सचेंज ने, ऐसा कह दो, गुड्स के एक्सचेंज को रिप्लेस कर दिया। यानी मनी ने गुड्स के एक्सचेंज की जो एक यूनिट होती थी, इसमें जो कुछ भी आप कह दो कि बीच में एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता था, उसको चेंज कर दिया। कैसे भाई, पहले बार्टर सिस्टम जैसी चीज़ें चलती थी, आप वस्तु विनिमय करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब मुद्रा जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुद्रा या मनी जो है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पर पूरे लगभग कई जगहों पर डेवलप हो रहा है। ब्रिटेन में भी वो चीज़ डेवलप हो रही है। तो पहले बल्कि ग्रास रूट लेवल पर कॉमन लोग जो एक्सचेंज करते थे उनमें बार्टर ही चलता था, सब लोगों के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं था मनी। लेकिन अब धीरे 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 धीरे, अभी भी इतना ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्थिति तक पहुंच चुका था। तो मनी जो है बिकेम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक माध्यम बन गया वस्तुओं के विनिमय का, एक्सचेंज का। क्लियर है, ये 17वीं शताब्दी के आसपास के सारे चेंजेस हैं। देखो ये चेंजेस समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंजेस मैंने शुरू में इसीलिए डिस्कस करे, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। अचानक से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं शुरू हो गया, इतिहास में कोई चीज अचानक से नहीं हो जाती, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति पड़ी आपने, 1857 की क्रांति अचानक से नहीं हो गई। कितना जुल्म सहा अंग्रेजों का भारतीयों ने, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेस थे, इकोनॉमिक कॉजेस थे, सोशल कॉजेस थे, रिलीजियस कॉजेस थे, मिलिट्री कॉजेस थे, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे डोमेन्स, है ना। राजे रजवाड़े परेशान हो गए,
कमर्शियल एक्टिविटीज़, ट्रेडर्स जो थे वो परेशान हो गए, आर्मी में जो सर्व करते थे वो परेशान हो गए, किसान परेशान हो गए, समाज का एक व्यक्ति परेशान हो गया, ठीक है, साधु संत धर्म को जो मानने वाले लोग थे वो परेशान हो गए। जब सब परेशान हो गए तो फिर वो सोल्जर्स को थोड़ा बहुत हेल्प करने लग गए, और सोल्जर्स से फिर रहा ही नहीं गया, जब आखिरी में उनको लगा कि यार अब तो धर्म भी गया है ना, चर्बी वाले कारतूसों से। तो आप देखो इतिहास में कोई भी चीज़ विद इन जो है अचानक नहीं हो जा रही, बहुत दिनों की, वो चाहे वो क्रांति हो, चाहे वो परिवर्तन हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे परिवर्तन कैसे शुरू होते हैं? क्रमशः, ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो परिवर्तन होते हैं। पहले उन परिवर्तनों की शुरुआत होती है, फिर वो परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे वो एक आग, एक सुगबुगाहट जो है वो पैदा करते हैं लोगों के अंदर, और फिर वही चीज़ एक लंबे समय में जाके क्या होती है, एक बर्स्ट आउट हो जाता है, और फिर लगता है कि अरे अचानक से परिवर्तन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसा नहीं था कि रातों रात फैक्ट्री खड़ी कर दी और धुआं निकलने लगा फैक्ट्री से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद आएगा। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आपने जस्ट नाम सुना, अभी हम देखेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को थोड़े लेवल पर, बहुत डीप पे कहीं नहीं जाएंगे, बस एक आप समझ डेवलप करते चलना कि जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। सो 17th सेंचुरी के आसपास मनी स्टार्टेड टेकिंग प्लेस दैट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द गुड्स। वस्तुओं के बीच में जो आदान प्रदान होता था, एक्सचेंज होता था, उसमें मुद्रा ने एक माध्यम के तौर पर अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। इधर देखेंगे आप, अब जब मुद्रा महत्वपूर्ण माध्यम बन गई तो सभी लोग क्या करेंगे भाई, कोई मजदूर भी काम कर रहा है या जो लोग भी मीडिएटर्स काम कर रहे हैं, जो एज अ ओवरसियर काम कर रहे हैं वहां पे, वो सारे लोग अपनी जो वेजेस और जो सैलरीज हैं वो कैसे लेंगे, वो अब मॉनेटरी फॉर्म में लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा है, जैसे फ्यूडलिज्म की बात करिए, तो फ्यूडलिज्म में कैसे चलता था, जो सर्फ्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, वो आते थे और लॉर्ड के यहाँ काम करते थे, लॉर्ड उनको बदले में फिर खाने पीने की चीजें और सारी चीजें उपलब्ध करा देता था, जो भी रिसोर्सेस होते थे वो दे देता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, सैलरीज और वेजेस। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो मजदूर आपसे क्या करेगा, पैसे लेगा, क्योंकि वो उस पैसे से क्या कर सकता है, वो उस पैसे से, उसके पास चॉइसेस हैं, चॉइसेस फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग्स, ठीक है। अब उनके पास विकल्प है कि वो उस मुद्रा से कोई भी चीज खरीद सकता है, खाने पीने की चीजें खरीद सकता है, पहनने की चीजें खरीद सकता है, और वैरायटी ऑफ फूड भी वो खरीद सकता है, ठीक है। तो उनके पास ये अब ऑप्शन आने लगा धीरे धीरे, और मुद्रा का प्रचलन जो है वो क्या कर रहा है, लोगों की थोड़ा सा सोच में तो परिवर्तन लेके आ रहा है। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे क्या करोगे, जीवन स्तर बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे अपना, हमेशा, है ना। जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी जो मतलब व्यक्तिगत स्थिति है ना, उसका काया पलट हो जाने वाला है। आज जो भी आप कमा रहे हैं 10 साल बाद आप उसी तरीके से, उसी पेस में, उसी रेट पे अगर कमाते रहे प्रॉपर, ठीक है, कंटिन्यूटी बस मेंटेन होनी चाहिए, नहीं कि 2 साल कमाया और उसके बाद बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि 10 साल बाद एटलीस्ट आपके पास कुछ तो रहेगा, जो भी सेविंग्स होंगी और जो भी आपकी एक्सपेंडिचर्स होंगे उनके बेसिस पर आप थोड़ा बहुत तो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस तो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे जो वस्तुओं का मार्केट है, ठीक है, वो बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड भी तो बढ़ रही, लोगों के पास जो पैसे आ रहे हैं तो वो डिमांड भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है। तो 2 चीजें आ रही हैं यहाँ पे, आपने अभी तक समझ ली, क्या समझ लिया आपने? देखा कि जो 17th सेंचुरी का यूरोप है, यूरोप नहीं, आप ब्रिटेन की बात करें ना, तो 17th सेंचुरी का जो ब्रिटेन है, 17th सेंचुरी के ब्रिटेन में आपको यूनिफाइड मार्केट, अनफ्रेगमेंटेड मार्केट दिख रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिख रही है, जो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है। एट द सेम टाइम यहां पर एग्रीकल्चर भी अपने पीक पर है, एग्रीकल्चर वॉज एट इट्स पीक। 18वीं शताब्दी के आसपास, जहां एक बार एक तरफ राजनीतिक स्थिरता की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से व्यापार सुदृढ़ हो रहा था, ट्रेड वॉज, है ना, आप कह दो कि स्ट्रेंथन हो रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ एग्रीकल्चर अपने पीक पर था। अब बल्कि पहले इसको 1 नंबर पे कर दो, इसको 2 नंबर पे कर दोगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर तो एक पक्ष को हमने पहले देख लिया, दूसरे पक्ष को आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाज आल्सो एट इट्स पीक, कृषि की गतिविधियां भी अपने शीर्ष पर थी इस समय पे, ठीक है। और इन्हीं गतिविधियों के फलस्वरूप
कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति का अर्थ क्या है? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है? जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आप कह दो कि प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हो गई, वो उन मशीन से होने लग गई और रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, बल्क में होने लग गया। यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। वैसे ही एग्रीकल्चर जो कि पहले क्या था, सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस था, सिर्फ खाने के लिए हो जाए इतना पर्याप्त होता था, है ना। खूब सारी जमीन में खूब सारे लोग बहुत कम थोड़ा सा उगाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले तो लैंड भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं थी, है ना। एग्रीकल्चरल एक्सट्रीमिटीज थी, क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज थी यहाँ पे, एग्रीकल्चरल एक्सट्रीमिटीज नहीं। तो क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज की वजह से खेती करना भी पॉसिबल नहीं होता था। फिर आपने पुराना फ्यूडलिज्म में पढ़ा था, है ना, 2 फार्मिंग और 3 फार्मिंग सिस्टम याद आ रहा होगा आपको। तो कैसे कैसे चैलेंजेस जो है वो फेस करे हैं हमारे ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटेन वासियों ने। तो अब एग्रीकल्चर जो हो रहा था वो भी आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों ने और दिमाग लगाया, टूल्स टेक्निक्स बढ़ने लग गई, है ना। प्लाऊ वगैरह भी अच्छे किस्म के बनने लग गए, एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया प्लाऊ के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी मैनीफोल्ड होना एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो गया। यानी कृषि में उत्पादकता जो है वो जब कई गुना बढ़ गई तो उसी को आपने कृषि क्रांति कह दिया। और जब कृषि क्रांति कह दिया आपने तो वहां पर अब जो है फ्यूडल्स तो नहीं, क्योंकि फ्यूडलिज्म तो पूरी तरह खत्म है, लेकिन जिनके पास जमीन के साइज बड़े होते थे, जो आप कह दें कि नया एक उभरता वर्ग था, ठीक है। ये फ्यूडल नहीं था, इसे राजा ने इसलिए नहीं अपॉइंट किया था कि वो जाके पर्टिकुलर क्षेत्र में, एरिया में ज़मीन को मैनेज करेगा और राजा को प्रोटेक्शन देगा, डिफेंस देगा, वहाँ के लोगों को एज अ सर्वेंट इस्तेमाल करेगा, नहीं। ये लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मीन के ओनर थे, ठीक है। तो ये लैंडलॉर्ड्स जो हैं, इन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे फार्म्स जो थे आसपास, उनको भी क्या किया, अपने क्षेत्र के, अपनी प्रॉपर्टीज के एरिया में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से और बड़े बड़े जो फार्म साइजेस हैं, उन फार्म साइजेस को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लाया जाने लग गया। और कुल मिला के कह दो कि बल्क में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो होने लगा। और मशीन वगैरह भी यहाँ पर इस्तेमाल होने लग जाएंगी। इन मशीनों के इस्तेमाल से होगा बहुत सारा वर्ग जो है वो आपका फ्री भी होगा, ठीक है। मतलब हर किसी को जरूरत नहीं है काम करने की। प्लस दूसरी चीज क्या होगा, जब आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किस चीज को बढ़ाने वाली, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ाने वाली है फूड प्रोडक्शन को। सो बाय द 17th to 19th सेंचुरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अब आगे बढ़े हम तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में कृषि की जो उत्पादकता थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब लैंड की प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड लेबर की प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द मशीनरीज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो श्रम या श्रमिक और जो भूमि थी, ये दोनों अब अपने बेहतर लेवल में उत्पादकता दे रहे थे। दे वर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, मोर एंड मोर। देयर वाज अ गुड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग एंड लैंड प्रोडक्टिविटी। तो जो उपज निकल रही थी वो उपज जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो रही थी। पर्याप्त क्या, पर्याप्त से ज़्यादा हो रही थी। जब आपको खाने के लिए सरप्लस अमाउंट में मिल जाएगा, इवन सरप्लस से भी ज़्यादा मिल जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, इंक्रीज इन फूड सप्लाई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आपकी जनसंख्या भी बढ़ेगी ना। अब तो भाई स्वास्थ्य का स्तर बहुत बढ़िया हो रहा है, तो जब स्वास्थ्य का स्तर बहुत बढ़िया होगा, लोग बाग जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में भोजन भी करेंगे, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस लेंगे, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज भी बढ़ेंगी, जीवन की जो दर है वो बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब मान लो अमूमन एक यूरोपीय जो है या ब्रिटिश जो है वो 50 साल जीता था या 60 साल जीता था या 40 साल जीता था, ठीक है। 50-60 तो अभी है, तो मतलब अभी तो बढ़ रही है, तो पहले तो कमी थी। मान लो मैं कहता हूं एवरेज 40 से 50 के बीच में जीता रहा होगा, तो अब वो और ज़्यादा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो और ज़्यादा हो गई। प्लस जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो भी बढ़ने लग गई। तो जनसंख्या की दर जो है वो अब इंग्लैंड और वेल्स में
पर्याप्त मात्रा में बढ़ रही थी। यानी कुल मिला के पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा था। पॉपुलेशन का प्रेशर जो देखो इसके बीच में एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और पॉपुलेशन के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको मैं थोड़ा सा भी आपको समझा देता हूँ। शुरू से आप देखेंगे जो पैटर्न है हमारे यहाँ फूड प्रोडक्टिविटी का, जब से आप हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बने तब से आप देखो, इसको रॉबर्ट माल्थस नाम के एक आप कह दो साइंटिस्ट कह दो, फिलोसोफर कह दो, ठीक है, तो उन्होंने समझाया था, रॉबर्ट माल्थस। उसी वजह से इसको कहा जाता है माल्थुसियन ट्रैप। तो माल्थुसियन ट्रैप क्या कह रहा है, अब आप देखो एक बहुत बेसिक आइडिया लगवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक ग्राफ से हम इसको कंपेयर करते हैं तो माल्थस क्या कहते हैं कि जो फूड प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज लीनियर, ठीक है, लेकिन फूड प्रोडक्टिविटी जो होती है वो लीनियर होती है, लेकिन जो पॉपुलेशन होती है दैट इज एक्सपोनेंशियल। जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, लेकिन फूड रिसोर्सेस या फूड की जो अवेलेबिलिटी होती है और बाकी सारी चीज़ें जो और रिसोर्सेस हैं उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले वो जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। अब आप यहाँ पर लगा लो, हमने ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ब्रॉन्ज, आयरन, मिडिल एजेस और मॉडर्न एजेस तक की बात कर ली। तो शुरुआत में ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हो 1+ मिलियन ईयर्स के आसपास, तो आप देखेंगे फूड प्रोडक्टिविटी का जो ग्राफ आपका जा रहा है वो बहुत कम है, ये देखो। लेकिन इसी दौरान अराउंड 7000 बिफोर क्राइस्ट जब इंसान हंटर गैदरर से क्या हुआ, हंटर गैदरर से ऊपर उठा। पहले अभी ये हंटर गैदरर की अवस्था में, स्टोन एज में तो हंटर गैदरर ही था ना, शिकार करता था, शिकार करने के साथ साथ भोजन इकट्ठा करता था। लेकिन अब यहाँ पर फूड प्रोड्यूसर बना था ना, यही वो जगह है जब वो फूड प्रोड्यूसर बना था, जब उसने थोड़ी बहुत कृषि करनी शुरू कर दी थी। और ये पहली क्रांति हो गई जब खेती करना शुरू करा। और इसके बाद फिर यहाँ से क्या हुआ, इसके बाद एग्रेरियन मोड 2, यानी ये वो जगह है जब न्यू स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज और जैसे जैसे मेटल्स का इस्तेमाल करने लग गया वैसे वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ती चली गई। पॉपुलेशन बल्कि कम ही थी, या फिर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन के रेशियो में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर्याप्त मात्रा में हो रही थी। क्लियर है। लेकिन ये वो समय है, अब देखेंगे आगे जब जाएंगे आप तो यूरोप में आपको यहाँ पर 1800 के आसपास, 1700 के आसपास क्या देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। बीच में यही 17th सेंचुरी का दौर है जब अभी आपने, ये 17th सेंचुरी का दौर है, 17th सेंचुरी के जस्ट पहले 16th सेंचुरी की बात कर लो, ये दौर है यूरोप का। जब आपने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था कि यूरोप में क्या हुआ था, ब्लैक डेथ और ये सारी चीज़ें फैली थी, बीमारियां फैली थी, जिनकी वजह से प्लेग वगैरह की बीमारी फैली थी, जिसे ब्लैक डेथ कहा गया था। पॉपुलेशन जो है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ गई थी, ठीक है, लोग काम करने के लिए नहीं मिलते थे। वो तो बाद में फिर से क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हुई, इस डिजीज़ के ऊपर इन्होंने काबू पाया और फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये वो समय है जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या है, अपने पीक पर है। तो ये मिडिल एजेस में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर है और यहीं से फिर आप देखोगे कि पॉपुलेशन का कर्व जो है बहुत ऊंचा जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ से पॉपुलेशन का कर्व ऊंचा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और पॉपुलेशन के कर्व के साथ साथ ये पॉपुलेशन का कर्व आपका ऊंचा जा रहा है। पॉपुलेशन के कर्व के रेशियो में आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही थी। क्लियर है। तो माल्थस यही कहते हैं कि देखो ऐसा है कि जब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी तो चूंकि लीनियर होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। अब एक समय ऐसा आता है जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से बहुत आगे निकल जाती है उसके रेट से, और इसी को द ग्रेट डाइवर्जेंस भी कहते हैं। यानी ये वो सिचुएशन होती है जब उसके बाद भाई सफिशिएंट अमाउंट में तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा ना, फूड अवेलेबल नहीं मिलेगा, फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जब फूड अवेलेबल नहीं होगा तो फिर यहाँ से पॉपुलेशन क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि खाने पीने की सफिशिएंट, फिर तो स्ट्रगल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी मिले हैं माल्थुसियन ट्रैप को, जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ तो अचानक से फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी फूड प्रोडक्टिविटी भी लीनियर नहीं रह गई। तो ये कुछ एक्सेप्शन है माल्थुसियन ट्रैप के। बाकी ये चीज़ जो है माल्थुसियन ट्रैप है ना, ये बहुत अच्छे से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और पॉपुलेशन के रिलेशन को समझाता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर यही सिचुएशन बन रही है, आप देखेंगे कौन सी सिचुएशन बन रही है, जब पॉपुलेशन आपका तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी जो हो रहा है, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्या कर रहा है,
उस बढ़ती पॉपुलेशन को फूड सप्लाई कर रहा है। ब्रिटेन में जो है वो यही सिचुएशन हो रही थी कि तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में फूड प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये आप माल्थुसियन ट्रैप के एक्सेप्शन के तौर पर ले सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि आप कह दोगे ना कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ ट्रैप हो नहीं रहा है या ग्रेट डाइवर्जेंस तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन उस प्रोडक्टिविटी को या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन को फीड कर रही है। एग्जैक्टली यही हो रहा है ना, तभी तो अदरवाइज फिर से पॉपुलेशन में डिप आ जाता ना। हाँ, तो ये जो है माल्थुसियन ट्रैप को एक तरीके से एक्सेप्शनली क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। बट ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, और यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमारी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बैकअप कर रही है, मतलब ये माल्थुसियन ट्रैप क्रिएट नहीं हुआ एक तरीके से। क्लियर है? चलो, तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने ब्रिटेन में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उसके बारे में बात की है। हमारे क्लास 11 का चैप्टर 9 चल रहा है। चैप्टर 9 में हमने आधा कुछ नहीं, मतलब 1/3 लगभग अभी कवर किया और 2/3 अभी बाकी है, जिसको अभी हम कवर कर देंगे। चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 9 के बाद 10 और 11 बचे हैं। क्लास 11 का सिलेबस इज अबाउट टू फिनिश, कंप्लीट ही होने वाला है। सारे वीडियोज़ आपको जो है वो अरेंज्ड हैं वेबसाइट में, आप जाएं और जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है वो देख सकते हैं। बहुत इजी मेथड हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। वेबसाइट को एक्सेस करें magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट एक्सेस करेंगे आपको इस तरीके का एक विंडो दिखेगा। नीचे क्लासेस जो है वो अरेंज हैं 12th से लेके और फर्स्ट क्लास तक, देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें अरेंज हैं। आपको क्लास 11th का वीडियो चाहिए तो आप क्लास 11th पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। जितने भी क्लास 11th में सीबीएसई में सब्जेक्ट चलते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। वहाँ पर आपको फैकल्टीज़ की लिस्ट के साथ में आप देख रहे हो सब्जेक्ट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब आपको हिस्ट्री चाहिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो हिस्ट्री आएगा और उसमें आप क्लिक करेंगे तो क्या है, आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ जो है वो अरेंज मिल जाएंगे यहाँ पे, सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर और इसी तरीके से बहुत सारे बाकी के चैप्टर्स जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? अब आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन, चैप्टर, टॉपिक या सब टॉपिक का वीडियो देखना है, बस उसको क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? और इस तरीके से आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं क्लास 11 की हिस्ट्री से रिलेटेड, आपके बस एक क्लिक से वो दूर है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। थैंक यू।